चलिए शुरू करते हैं। कल का लेक्चर्स देखे थे कि नहीं? कल जो नहीं आए थे वो कल का लेक्चर्स देखे थे कि नहीं? नहीं, क्या है? ग्रुप में लिंक भेजा था, किस लिए? कल चर्चा किस पर किए थे विनोद जी? कल चर्चा किस पर हुई थी? रिसर्च के जो हमारे सिलेबस है उस पर। नहीं, रिसर्च के जो सिलेबस है उसके ऊपर चर्चा हुई थी कल की क्लास में, था ना? कि रिसर्च में हमें क्या क्या चीज़ पढ़ना है इसके बारे में सबसे पहले, ठीक है? कौन कौन से टॉपिक का अध्ययन करना है। इसमें क्या क्या देखे थे कि रिसर्च के बेसिक मीनिंग, उसके टाइप्स, सैम्पलिंग, हाइपोथेसिस। इसका रिसर्च के अंदर जो डेटा को जब हम कलेक्ट करते हैं उस पर जो रिसर्च करते हैं तो अलग अलग टेस्ट लगाते हैं, तो टेस्ट के बारे में अलग अलग उसमें जैसे स्टैटिस्टिक्स थोड़ा सा घुसता है, जैसे सेंट्रल टेंडेंसी निकालते हैं, उसमें मीन मीडियन मोड निकालते हैं। इसके बाद कोरिलेशन निकलता है, उसका रेग्रेशन होता है, एनालिसिस। ये सारी चीज़ें पढ़नी है क्योंकि रिसर्च तो छोटा टॉपिक है अपने में, नहीं पेपर 1 में देखेंगे, लेकिन पेपर 2 का रिसर्च मेथोडोलॉजी है। और पीजी में जितने भी कोई भी सब्जेक्ट से आप पढ़े, पीजी किए हो, रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ना ही है। एक पूरा का पूरा वो पेपर ही होता है। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी को ध्यान में रखते हुए क्या करते हैं, क्वेश्चंस को वहाँ पर सेट करते हैं, 5 क्वेश्चंस। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ किस लिए उसमें आती है, इथिक्स आती हैं। एथिक्स आता है कि मतलब कौन कौन से एथिकल वैल्यू का क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए जब आप रिसर्च कर रहे हैं तब। एंड उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आईसीटी इन रिसर्च। रिसर्च के अंदर अब आईसीटी का यूज होता है, जैसे आप सुनेंगे कि शोध गंगा, शोध सिंधु, इसके बाद मिनी टैब, गूगल डॉक्स। तो ये सारे आईसीटी टूल्स हैं जिसको यूज किया जाता है रिसर्च के दौरान, मतलब डेटा कलेक्ट करने के लिए या डेटा को एनालिसिस करने के लिए या डेटा को रिपोर्ट करने के लिए। तो पहले हैंड से काम होता था, अब काम कैसे होती है, आईसीटी के माध्यम से होती है। तो आईसीटी इन रिसर्च, उसके लिए मैंने कल पूरा पीडीएफ भी भेज दिया था व्हाट्सएप ग्रुप में। आपके पीडीएफ भी गए थे, जो फ्री ग्रुप है उसमें भी गया था, पेड वाला ग्रुप है उसमें भी गया था, हर एक जगह भेजा गया था कि उसमें जो बेसिक चीज़ें हैं उसमें लिख दी गई है। जो आपका पेपर 1 का सिलेबस है बेसिक्स वाला, वो पूरा का पूरा उसमें लिखा हुआ है, ठीक है? एक बार उसको जरूर पढ़िएगा पहले। दूसरे उसमें जो जो टॉपिक्स बाय क्वेश्चंस आते हैं जहाँ जहाँ से, है ना, और जो जो आपको पढ़ना है तो वो हम आपको क्या करेंगे, स्लाइड या पीडीएफ के माध्यम से आप तक पहुँच जाएगा, ठीक है? और उसके खुद के नोट्स जरूर बनाएंगे बैठ करके कॉपी पे, नहीं, हाँ, मतलब पढ़ने के बाद कुछ देर जा करके उसके जो क्या पढ़े और क्या क्या चीज़ में इम्पोर्टेंट था उसके बारे में जरूर मेंशन करेंगे, तभी जाकर क्या होगी, तैयारी पूरी की पूरी कंप्लीट होगी। क्योंकि क्वेश्चंस निश्चित रूप से वहाँ से पूछा जाएगा ही, ऐसा जरूरी नहीं कि नहीं पूछा जाए, पूछा जाएगा ही। सबसे पहले रिसर्च के 3 चीज पर आज चर्चा कर रहे हैं। पहले चीज है आपकी कौन सी, मीनिंग पर चर्चा करें, रिसर्च की क्या मीनिंग है, उसका अर्थ क्या है, इसके बारे में। दूसरा जो है वो किस पर, पर्पस के ऊपर, रिसर्च के क्या पर्पस है, मतलब उद्देश्य क्या है उसके बारे में। एंड तीसरी चीज डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब होता है आयाम। रिसर्च किन आयामों पर काम करता है और उन आयाम के अंतर्गत कौन कौन टाइप के रिसर्च आते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। मतलब 3, मीनिंग पर, पर्पस के ऊपर और डायमेंशन के ऊपर, ठीक है? तीनों को स्लाइड बना करके आपके कंटेंट डालेगा। सबसे पहला रिसर्च के मीनिंग की बात, फर्स्ट स्लाइड में सबसे पहले चर्चा की गई किसकी, रिसर्च के मीनिंग की बात कही गई। बोला कि रिसर्च 2 शब्दों के मेल से बना हुआ है, पहला है री और दूसरा है कौन सा, सर्च कर। तो री का मतलब होता है पुनः और सर्च का मतलब होता है खोज। तो मतलब किसी भी चीज को अगर पुनः खोजा जाए तो उसे क्या कहा जाएगा, रिसर्च कहा जाएगा, ठीक है? अब यहां पर एक चीज अंतर आती है, देखिए, एक होती है डिस्कवरी, डिस्कवर, ठीक है, और एक होता है रिसर्च, और एक होता है इन्वेंशन। इन्वेंशन आविष्कार, इन्वेंशन आविष्कार ही कहेंगे ना,
आविष्कार, डिस्कवर खोज और रिसर्च अनुसंधान, तीनों में क्या अंतर है? क्या नाम है आपका? हाँ मुकेश जी, क्या अंतर है तीनों में? इन्वेंशन, डिस्कवर और रिसर्च में कुछ अंतर है? इन्वेंशन का मतलब क्या होता है? खोज। जैसे एग्जांपल दे करके। डिस्कवर जो है सर आपको खोज होता है, मतलब कि जैसे आप फॉरेस्ट में जाते हैं, जंगल में, मतलब कि वैसे डिस्कवरी किया जाता है, नए तकनीक जो है खोज किया जाता है। देखिए, इन्वेंशन का मतलब होता है, आविष्कार का मतलब एक बिल्कुल नई कंसेप्ट, नए कॉन्सेप्ट को डेवलप करना जो अभी तक है ही नहीं, जो अभी तक है ही नहीं। उस तरह के अगर किसी कंसेप्ट तथ्य की बात हो रही है, जैसे बात हम किसी करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, एआई की बात करते हैं, नहीं। अब जो फोन में जो कैमरे भी आते हैं वो एआई उसमें बिल्डेड होती है। अब एआई क्या करती है, तो जैसे मान लीजिए आप थोड़ा हिल भी गए या आपका फोन हिल भी गया तो एआई सही तरह से कैप्चर करेगा उसको। अगर एआई मोड एक्टिवेटेड है तो वो सही तरह से कैप्चर करेगा। और उसी में अगर मूवमेंट आप डाल दें कि नहीं, मूवमेंट के साथ हमको कैप्चर करना है, तो जब आप फोटो खींच लेंगे और उसको बाद में देखेंगे तो उसमें क्या करेगा, मूवमेंट जैसा दिखाएगा। जैसे आईफोन के जितने भी कैमरे होते हैं उसमें मूवमेंट दिखाता है, ठीक है। बहुत सारे काम करने में आपको बहुत सारा समय लगता है, अब एआई उसको बहुत जल्दी कर सकता है, इजीली तरीके से, है ना। एआई उसको क्या करता है, बहुत इजी तरीके से कर देता है, फटाफट। आपको ज्यादा उसमें कोई भी, जैसे ये एलेक्सा का बात सुनते हैं, एलेक्सा क्या है, एक एआई ही है ना। आप उसको कुछ करते हैं, एलेक्सा प्ले द म्यूजिक, तो वो म्यूजिक प्ले कर देता है। तो एक नया कंसेप्ट था दुनिया के लिए, कौन? एआई। अभी तक हम सिर्फ मानव की बुद्धि से सोचते थे, अब एक ऐसी बुद्धि भी काम करती है अपने दुनिया में, जो कि बिल्कुल क्या है, मशीन बुद्धि है, मशीन की बुद्धि है वो। मानव की बुद्धि नहीं है, किसकी बुद्धि है? मशीन की बुद्धि है। तो क्या हो गया, इन्वेंशन हो गया। एक होती है कि उसमें डिस्कवर की बात आती है। डिस्कवर क्या है? अब इन्वेंशन का मतलब होता है आविष्कार, अगर मूल उसके स्वरूप समझेंगे तो उसका मतलब होता है आविष्कार। डिस्कवर का मतलब होता है खोजना। वो चीजें इस दुनिया में प्रेजेंट हैं लेकिन हमें पता नहीं है, ठीक है। जो चीजें दुनिया में है वो है, इस दुनिया में कहीं ना कहीं जरूर एग्जिस्ट करती हैं, बट हमें पता नहीं, उसको उसका पता लगाना वो डिस्कवर कहलाता है, ठीक है। कि मतलब वो चीजें दुनिया में है लेकिन हमें पता नहीं है, तो हमने क्या किया, उसका पता लगाया, वो क्या है, डिस्कवर। तीसरी चीज आती है रिसर्च। तो रिसर्च ये नहीं कि जो नहीं पता है उसके बारे में खोजना होता है। रिसर्च कहता है कि जिन चीजों को खोज लिया गया है उसमें कुछ पुनः खोजना है। जैसे मान लीजिए कि अभी जो पढ़ाया जा रहा है, ये सारे नोट्स कंटेंट बल्कि पहले से बन के तैयार हैं, लेकिन उसमें कुछ नए अपडेट्स की जरूरत है, तो उस नए अपडेट्स को जोड़ना नहीं। जैसे कल आप ग्रुप में अगर देखे होंगे तो वहां पर मैंने भेजा है एफटीपी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। भारत सरकार ने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जारी की है। भारत दूसरे देशों के साथ जो ट्रेड करता है उसकी एक पॉलिसी होती है। 2023 में पॉलिसी आई, ठीक है, जैसे रिकमेंड की गई। कल मैं पढ़ रहा था तो मैंने कहा कि हो सकता है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से क्वेश्चन नहीं आए क्योंकि कॉमर्स का चीज है, लेकिन मैंने हॉलिस्टिक ग्रुप क्यों बनाया पता है? ठीक है, अब सभी ग्रुप्स को मैंने डिलीट कर दिया, हिस्ट्री के जो अलग थे उसको भी डिलीट किया, कॉमर्स के अलग थे उसको भी डिलीट किया, सबके लिए कॉमन ग्रुप्स थी। इसके पीछे रीजन है। रीजन क्या है वो बताता हूँ। रीजन ये है कि जब आप सभी विषय रहेंगे एक साथ तो पेपर 1 तो सबका कॉमन है, तो पेपर 1 के कंटेंट गए तो सबके लिए जरूरी है। पेपर 2 के अगर मान ली कंटेंट गए तो मान ली हिस्ट्री से कंटेंट को शेयर किया गया। अब वहां पर क्या है कि अगर कोई इंटरेस्टेड आदमी है, मतलब जो पढ़ना चाहे, तो वह आराम से खोल के पढ़ सकता है उसको। अब जैसे मुझे ही जानकारी चाहिए कि मध्यकालीन भारत में जो सांस्कृतिक व्यवस्था थी भारत की, उसके बारे में कुछ अध्ययन करना है, तो ग्रुप में रहेगा तो उसके लिए उसकी जानकारी अच्छी है ना, कभी ना कभी उसको क्या कर सकता है, सर्च करके देख सकता है, या डाउनलोड करके रख ले तो आगे काम करेंगे। क्योंकि अब जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो मल्टी डिसिप्लिनरी पर चलता है, मतलब बहुविषयक पर चलता है। जरूरी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ हमारे उसमें क्या काम करें, हम हिस्ट्री से हैं तो हम हिस्ट्री पर ही काम करें। दूसरा, जैसे एफटीबी पॉलिसी आई, भारत की क्या है, एफटीबी पॉलिसी है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी तो भाई पढ़ना किसको है, कॉमर्स वाले को, लेकिन भारत के तो और भी नागरिक है ना, तो उनको भी जानना जरूरी है। तो मैंने एफटीपी पॉलिसी शेयर कर दी कि अगर हो सकता है कि अगर कभी आप एग्जाम दें,
क्योंकि जब आप प्रोफेसर के एग्जाम देते हैं तो वहां पर क्या होते हैं, जीके जीएस के क्वेश्चंस भी रहते हैं, तो आपको पहले से पता होगा उतने बारे में, ठीक है। तो एफटीपी पॉलिसी पता है तो आप मार सकते हैं कि एफटीपी पॉलिसी भारत की जो 23 वाली आई है उसमें किन चीजों पर काम किया गया, 4 महत्वपूर्ण चीजों पर काम किया गया, भेजा गया था ना, देखे थे, कोई नहीं खोल के देखता है। यही हमको बहुत बड़ा बहुत मतलब क्या लगता है पता है, कभी कभी नहीं, सब आप ही को नहीं कह रहे टारगेट करके, सभी को कह रहे हैं, ठीक है ना। हम सीखने देना चाहते किसी को, और ना ही हम सीखना चाहते। कल रात कब भेजा गया तो देखिए तो पोस्टर कब भेजा गया है, टाइमिंग देखिए तो, टाइमिंग में देख के बताता हूँ। टाइमिंग है 10:29 पर, ठीक है। तो 10:29 पर कोई चीज भेज रहा हूँ, ठीक है, तो जरूर मैं पढ़ रहा हूँ तभी तो भेज रहा हूँ ना, नहीं तो ऐसा तो नहीं कि कहीं से सर्च कर, ठीक है। 10:29 पर भेज रहा हूँ तो भेज मतलब कहीं पढ़ रहा था इसी कारण से, और अगर मैं भेज रहा हूँ तो वो चीज महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं कभी उसमें मजाक वाला डाला हूँ, कड़वा सच, मोटिवेशनल कहानी, कभी देखें आप नहीं उसमें देख सकते, कभी वो डाला ही नहीं जाएगा। जो या तो क्लास से रिलेटेड सूचना होंगी वो, या तो जो चीज फैक्ट जरूरत है वो, तो उन दोनों चीजों को करिए, क्योंकि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी भारत सरकार की एक अपनी पॉलिसी है, और पेपर 1 में आपको गवर्नेंस भी पढ़ना है, तो वो चीज वहां पर क्या करता है, रिलेट करता है। अब जैसे कल क्वेश्चंस क्या पूछा गया था 23 में पता है, कल जब हम क्वेश्चंस कर रहे थे 23 के क्वेश्चन देखे कल जो करवा रहा था यूट्यूब पे लाइव में, क्वेश्चन पूछा गया था कि भीमराव अंबेडकर जी का संबंध किन किन संस्थान से था भारत के अंदर, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन किसका है, पॉलिटी का है। तो अगर पॉलिटी के कंटेंट अगर शेयर किए जाते मान लीजिए हमारे ग्रुप में, तो सबको पता होता उस बारे में, होता है ना, सबको पता कि हाँ भीमराव अम्बेडकर जी कौन कौन से संस्थान से रिलेट करते थे, सबको पता होता, या अगर मुझे पता होता तो मैं बता देता, लेकिन वो कंटेंट तो अपने पास है नहीं, क्योंकि वो पॉलिटी का पार्ट था, वो डायरेक्ट कभी भी आपके या तो हमारे सब्जेक्ट से आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं करता है, लेकिन क्वेश्चन तो पूछा गया ना पेपर 1 में, तो अगर वो हॉलिस्टिक होता तो हमें पता होता, इसीलिए सारे ग्रुप्स को हटा करके एक कॉमन ग्रुप बनाया गया, सिंगल विंडो, तो जहां पर हिस्ट्री के भी जाएंगे, अगर किसी को पढ़ना होगा तो पढ़ सकते, नहीं पढ़ना होगा तो जबरदस्ती से थोड़े कि आपने डाउनलोड क्यों नहीं किया, कोई जबरदस्ती नहीं है। तो रिसर्च कहता है कि क्या करना है, जो चीजें खोजी जा चुकी है उसी पर क्या करो, उसे पुनः खोजो। मतलब कोई टॉपिक पर क्या हो गया, किसी ने अपनी वक्तव्य प्रस्तुत कर दी, तो जरूर कुछ ना कुछ उसमें कमी जरूर रही होंगी, है ना, क्योंकि इस दुनिया में समस्या खत्म नहीं होती, जिस दिन समस्या खत्म हो जाएंगी दुनिया खत्म हो जाएगा। हमारे जीवन में भी समस्या इसलिए है कि जब तक जीवन चल रही है, जिस दिन समस्या खत्म हो जाएगी जीवन आपका खत्म हो जाएगा, है ना। पहले लोग कहते हैं कि नहीं पढ़ाई में समस्या है तो एक बार जेआरएफ कर ले, उसके बाद होती है कि प्रोफेसर बन जाए तब समस्या खत्म हो जाएगी, नहीं, उसके बाद वहां पर जो डिपार्टमेंट में क्या होंगे, पढ़ानी पड़ेंगी तब समस्या है, उसके बाद राजनीतिक वहां चलेगा उसकी समस्या है, उसके बाद अगर उससे खत्म हो गए तो पारिवारिक समस्या है, फिर सामाजिक समस्या होती है लोगों को। अब जैसे मान लीजिए आपने लैंड खरीदा, किसी ने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, अब प्रोफेसर है, अब कैसे लड़ेंगे, तो समस्या तो आ गई ना, सामाजिक समस्या, कि चलो आप बाहर में काम कर रहा है इसकी जमीन तो क्या कर लो, एक्वायर कर लो। तो रिसर्च का ठीक सेम टू सेम रूल है कि भाई समस्या है और वो कंटिन्यू रूप से क्या करता रहेगा, चलता रहेगा। तो कहता है कि जिन चीजों की खोज आप कर लिए हैं उन्हीं को क्या करना, पुनः खोजना। डिस्कवर क्या है, किसी चीज की एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व में है वो इस दुनिया में, लेकिन वो हमें पता नहीं है, तो उसको उसका पता लगाना डिस्कवरी कहलाता है, डिस्कवर। एंड तीसरी चीज है इन्वेंशन, बिल्कुल एक नया कंसेप्ट देना जो बिल्कुल किसी को पता ना हो, नहीं, एक नया कंसेप्ट। जैसे अभी तक हम डेटा शेयरिंग करते हैं, नहीं, आने वाली टेक्नोलॉजी है कि हम बैटरी शेयर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बैटरी शेयर कर सकते हैं, एक फोन को दूसरे फोन से चार्ज कर सकते हैं, रिवर्स चार्जिंग का ऑप्शन दिया जा रहा है फोन में। जैसे मान लीजिए आपका फोन 100% चार्ज है, या आप ही का 2 फोन है, मान लीजिए 100% एक चार्ज है और एक 70% चार्ज है, तो वो ऐसी रिवर्स चार्जिंग की ऑप्शन मिल रही है कि कनेक्ट जैसे करेंगे उस चार्जर से, तो वो क्या करेगा, 100% फोन जो है वो 70% वाले फोन को चार्ज करने लगेगा, मतलब जिसमें परसेंटेज ज्यादा होंगी बैटरी की, वो कम परसेंटेज वाले फोन को ऑटोमेटिक चार्ज करने लगेगा, ठीक है। तो वो रिवर्स चार्जिंग कहते हैं उसको। तो वो चीजें नहीं आ रही हैं, तो ये एक नया इन्वेंशन है, नहीं कि हम आज तक सिर्फ डीसी से कनेक्ट करके फोन चार्ज करते थे, वो क्या कर रहा है, रिवर्स चार्जिंग दे रहा है। लेकिन रिवर्स चार्जिंग भी है तो भाई ये क्यों नया कंसेप्ट नहीं, ये क्या है, ये रिसर्च है,
कि पहले पहले आ चुकी है ना टेक्नोलॉजी फोन की चार्जिंग की, उसमें वो क्या कर रहा है, मॉडिफाइड कर रहा है। तो जो मॉडिफाइड कर रहा है वो रिसर्च। क्लियर? 3 वर्ड का ध्यान रखिएगा हमेशा, डिस्कवर, इन्वेंशन और रिसर्च का। अगली जो अलग अलग लोग हैं, जो अलग अलग विद्वान हैं, उनके द्वारा कुछ परिभाषाएं दी गई है जो आपको मेंशन किया गया। पहली परिभाषा है ड्रेवर के अनुसार। किसके द्वारा दी गई है? ड्रेवर के द्वारा दी गई। कहा किसी नए ज्ञान की खोज अथवा किसी पुराने ज्ञान के पुष्टिकरण के लिए किए गए व्यवस्थित प्रयास को क्या कहते हैं? शोध कहते हैं। मतलब या तो नए ज्ञान की खोज करनी है या पुराने ज्ञान के पुष्टिकरण के लिए, मतलब जो कोई पहले से नॉलेज है उसको पुष्टि करने के लिए, मतलब उसको कंफर्म करने के लिए जो भी हम प्रयास करते हैं उसे वो क्या कहते हैं? हम शोध कहते हैं। मतलब कोई चीज फैक्ट पहले से है, अब आपको डाउट है कि नहीं ये फैक्ट सही नहीं है, तो उसके लिए आप क्या करने के लिए एफर्ट्स लगाना शुरू कर दिए, हाथ पैर मारना शुरू किए, तो वो क्या कहलाएगा? रिसर्च कहलाएगा। कौन कहते हैं? ड्रेवर। अगले हैं पीवी यंग। कहता है शोध एक व्यवस्थित विधि है जिसके द्वारा नए तथ्यों की खोज अथवा पुराने तथ्यों की पुष्टि की जाती है, साथ ही उनके अनुक्रमों, परस्पर संबंध, कारणात्मक व्याख्या एवं प्राकृतिक नियमों जो उन्हें संचालित करते हैं का अध्ययन किया जाता है। बोला कि ये ठीक, उन्होंने ड्राइवर का पूरा क्या किया? सपोर्ट किया कि आप ठीक कह रहे हैं, ये एक व्यवस्थित विधि है जिसमें नए तथ्यों की खोज करते हैं और पुराने तथ्यों की पुष्टि करते हैं, लेकिन उसी दौरान अपने भी कुछ चीजें उन्होंने ऐड की, नहीं तो एक ही जैसा परिभाषा हो जाता ना। तो पीवी यंग कहे कि साथ ही उनके अनुक्रम, अनुक्रम का मतलब होता है सीक्वेंस, ठीक है? रिसर्च के एक प्रोसेस है जिसमें एक सीक्वेंस होता है और वो सीक्वेंस जिस तरह से होगा उसी तरह से काम करना है अपने को। उनके सीक्वेंस, उनके बीच परस्पर संबंध, जो भी उनके वेरिएबल हैं उनके बीच का परस्पर संबंध, मतलब दोनों में रिलेशन देखना, कारणात्मक व्याख्या, और कोई भी चीज अगर आप कंक्लूजन देते हैं तो उसका व्याख्या भी करना पड़ेगा कारण के सहित। साथ ही प्राकृतिक नियम, जो नेचुरल रूल है उसके, कि मान लीजिए अगर पानी का कोई स्वाद नहीं होता तो आप ये नहीं कह देंगे कि पानी नहीं स्वाद होता है, पानी का कोई स्वाद नहीं है, अपना उसका कोई स्वाद नहीं है, जिस जो चीज उसे मिलाते जाएंगे वो उसका स्वाद लेता जाएगा। पानी का स्वाद है क्या? तो लोग कहते हैं ना पानी स्वादिष्ट है, तो बुर्बक है ना लोग। हाँ, नियम है, साइंस कहता है पानी एक ऐसा द्रव्य है जिसका अपना कोई स्वाद नहीं है, वो जिस चीज को अपने में मिलाएगा, मतलब जैसे पानी में चीनी मिलाएंगे तो वो चीनी का स्वाद ले लेगा। पानी का स्वाद कैसे लगेगा? चीनी जैसा, तो चीनी का स्वाद मीठा है। अगर पानी में नमक मिला दीजिए तो किसका स्वाद लेता है? नमक का। मतलब पानी का कोई अपना स्वाद है ही नहीं। मिर्ची घोल देंगे तो मिर्ची जैसा बन जाएगा, इमली घोलेंगे तो इमली जैसा बन जाएगा। क्यों ऐसा बन जाता है? क्योंकि पानी का अपना कोई स्वाद नहीं। अगर उसका भी स्वाद होता है, जैसे आप नमक और चीनी को घोलिए, नमक और मतलब एक है पानी जिसमें आपने नमक घोला हुआ और एक में चीनी घोला हुआ, दोनों को मिलाइए तो दो स्वाद बनते हैं ना, दोनों जैसा स्वाद लगता है। लेकिन पानी में अगर चीनी घोलते तो सिर्फ एक ही जैसा स्वाद लगता है। क्यों? क्योंकि पानी का अपना कोई स्वाद नहीं, ठीक है? तो जो उसके प्राकृतिक नियम है जो उन्हें संचालित करते हैं उसका अध्ययन करना क्या कहलाता है? रिसर्च कहलाता है। ये कहते हैं कौन? पीवी यंग। आजकल डेफिनेशन पढ़ना भी बहुत जरूरी हो गया है, पता है क्यों? क्योंकि इस बार जो एग्जाम हुए हैं, क्वेश्चन जो पूछा गया था तो उसमें कम्युनिकेशन के बारे में किस व्यक्ति ने क्या कहा है, क्वेश्चन था ना। हाँ, जैसे कम्युनिकेशन इन इकोनॉमिक्स किसने कहा है, ठीक है? ये चीजें मैंने टेबल के रूप में पहले लिख दी थी, लेकिन उन लोगों ने पढ़ा ही नहीं, कहा कि दूर ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं, क्योंकि मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन क्या करता है? उठा करके रख देगा। जैसे इस बार आप देखेंगे रोल इन कम्युनिकेशन, देखेंगे वो पीडीएफ भेजा गया ना, उसमें पढ़ाया गया था रोल इन कम्युनिकेशन। पर डिस्ट्रप्टिव रोल होता है, पर्सपेक्टिव रोल होता है, पार्टिसिपेटिव रोल होता है ना। इसके बाद स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, एग्रेसिव स्टाइल, मैनिपुलेटिव स्टाइल, असर्टिव स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे कहते हैं हम जो कहेंगे वही करना पड़ेगा, इसको कहते हैं एग्रेसिव स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन। नहीं, आप जो चाहें वो कर सकते हैं, ये क्या है? एकदम पैसिव स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब हमारा कोई वजूद नहीं है, आपको जो मन है वो करिए, ठीक है? चलिए अगली परिभाषा है किसके? थियोर्सन के द्वारा। कहा किसी समस्या के व्यवस्थित अध्ययन करने या किसी समस्या से संबंधित ज्ञान को बढ़ाने का निष्पक्ष प्रयास शोध कहलाता है। किसी समस्या का व्यवस्थित या हम अध्ययन करें या किसी समस्या से संबंधित ज्ञान को बढ़ाने का निष्पक्ष प्रयास करें,
इन दोनों को क्या कहा जाएगा? शोध कहा जाएगा। कौन कहा? थ्योरसन जी ने। अगले हैं कर्लिंगर। शोध प्राकृतिक घटनाओं के बीच अनुमानित संबंधों की खोज हेतु निर्मित परिकल्पनाओं का व्यवस्थित, अनुभवित तथा नियंत्रित आलोचनात्मक प्रयास। उन्होंने कहा कि जो नेचर में इवेंट होता है उस इवेंट को देखते हुए हम एक परिकल्पना बनाते हैं, मतलब हाइपोथेसिस अपना जनरेट करते हैं। ठीक है। अब हाइपोथेसिस क्या होता है कि जैसे मान लीजिए किसी घटना को आपने देखा तो आपके मन में उसके लिए जो विचार उत्पन्न हुए हैं, नहीं, तो वो क्या है? परिकल्पना है। अब रिसर्च में क्या होता है कि जो शोधार्थी हैं वो चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा प्रयास करें जिससे या ये परिकल्पना एक्सेप्ट हो या रिजेक्ट हो। नहीं, जैसे कहा कि देखो सिगरेट पीने से कैंसर होता है, तो एक व्यक्ति आपको मिला जो 10 साल से सिगरेट फूंक रहा है कि कैंसर नहीं हुआ, तो आपके मन में एक चीज आ गई ना कि भाई ये व्यक्ति को क्यों नहीं हुआ, मतलब लोग जो डॉक्टर जो कहता है फिर तो वो गलत है। तो आपने परिकल्पना बना ली कि नहीं, सिगरेट का कैंसर से कोई संबंध नहीं, दूसरे कुछ किसी चीज से संबंध होगा। अब इस परिकल्पना के लिए आपने क्या कर दिया? प्रयास करना शुरू कर दिया। अब प्रयास करना शुरू करना मतलब ये नहीं कि तंबाकू खाना शुरू कर देंगे, सिगरेट पीना। हम लोगों पर क्या करेंगे? लोगों को जाकर पूछेंगे, सर्वे करेंगे लोगों पर कि खुद खाना शुरू कर देंगे। नहीं ना, खुद नहीं खाना शुरू करना है, नहीं तो पता चला कि रिसर्च करें तो खुद ही सिगरेट फूकने लगे दो। तो अपने पर रिसर्च, अपने पर अप्लाई नहीं करना है उसको। उसके लिए क्या करेंगे? जाकर डेटा आसपास से कलेक्ट करेंगे, 10-20 लोगों पर, 100 लोगों पर देखेंगे कि भाई वो कितने साल से सिगरेट पी रहे हैं, कितना एक दिन में कितना डिब्बा पी रहे हैं। कोई कोई 2-2 डिब्बा पी लेता है, तो एक ही पीता है। ठीक है। तो उन सब के जो स्वास्थ्य के जो हालात हैं, या मतलब उनकी जो मतलब जैसे कैंसर या तो फेफड़े का होता है ना, जैसे सिगरेट कोई पीता है तो उनके जो फेफड़े है उसकी हालात क्या है, तो उस हालात का जो एक पूरा रिपोर्ट पहले प्रस्तुत मतलब बनाए अपना। उसके बाद ये हम देखेंगे कि हमारी परिकल्पना सही है या नहीं है। देखेंगे कि भाई जो सिगरेट पीता है, निश्चित रूप से है ना, अगर साइंटिफिक रूप से कहा रहा है तो जरूर है कि अगर आप सिगरेट पीते हैं तो कैंसर होगा ही, क्योंकि तंबाकू कैंसर को क्या करता है? जन्म देता है, और उसमें तंबाकू ही होती है। तो कहा कि एक परिकल्पना आप बनाइए और उस परिकल्पना को क्या करिए? उस परिकल्पना को या तो एक्सेप्ट होंगी या तो परिकल्पना क्या होंगी? रिजेक्ट होंगी। आपकी परिकल्पना अगर गलती होती है तब भी आपको ज्ञान मिलता है, और सही होती है तब भी आपको ज्ञान मिलता है। इससे क्या सीखते हैं पता है? इससे क्या सीखिए कि अगर कोई प्रयास करेंगे किसी एग्जाम देने का, अगर फेल होंगे तब भी सिखाएगा और पास होंगे तब भी सिखाएगा। ठीक है। और जितना पास होकर नहीं सीखेंगे उतना फेल होकर सीख जाएंगे, है कि नहीं? जैसे इस बार मान लीजिए एग्जाम आपने दिया, तो अगर मान लीजिए फेल हो रहे हैं तो आप बहुत सारी चीज सीखेंगे। पता है, पास होने वाले सीखे या ना सीखे, फेल होने वाले ज्यादा सीखते हैं। अगर वो मतलब सही तरह से फेल हो रहे तो मतलब ये नहीं कि आप गए थे, हाँ बैठ गए, मतलब उतरी तोड़ना था कि होता है ना 12 दिन पर उतरी तोड़ना है, माँ बाप मर गया तो नेट का 6 महीने पर उतरी तोड़ना है, तो उस पर नहीं समझ में आएगा। समझ कब आएगा? जब आप मतलब पूरा डेडिकेशन के साथ फेल हो रहे हैं। और डेडिकेशन के साथ फेल होने का मतलब होता है कि जैसे आप फेल हुए तो आप चेक कर रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया था, किन टॉपिक से लिया गया था, हमने क्या पढ़ी थी, वहां क्वेश्चन क्या आया था, उस पर डीपली रिसर्च करके आप काम कर रहे हैं। ठीक है। और उसमें भी देखेंगे कि भाई लगभग अगर 50-100 टॉपिक्स को अगर हम ढंग से पढ़े तो सारे के सारे क्वेश्चन बच जाएंगे। कहता है ना कॉमर्स का इतना सिलेबस है, 50-100 टॉपिक्स को अगर आप कवर कर लें तो सारे बन जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए बता दूं, ठीक है, अब तो दिए हैं एग्जाम्पल के लिए बता दूं, कॉमर्स में अगर हम यूनिट नंबर 10 को लेते हैं तो एक क्वेश्चन कॉमन है उसका। एक क्वेश्चन कॉमन क्या है कि इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल करते हैं तो ई फाइलिंग का प्रोसेस क्या है। उसी ई फाइलिंग में क्या ITR फॉर्म आता है। हाँ, कौन सा फॉर्म किसके लिए है और किस फॉर्म का क्या नाम है। ITR, हाँ ITR 1 का क्या नाम है, ITR 2 का एक टॉपिक। 80C से लेके 80U तक का डिडक्शन जो है वो मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन पूछता है। सही बोल रहा हूँ ना मैं? हाँ। तीसरी चीज है एग्जेम्प्टेड इनकम जो है उसकी, मतलब कौन सा सेक्शन में कौन सा एग्जेम्प्टेड इनकम की चर्चा की गई है, तीसरा क्वेश्चन है। रेसिडेंशियल स्टेटस चौथा क्वेश्चन है। ठीक है। और उसके बाद जो 3-4 कॉमन टर्म्स हैं आपके, जैसे AMT ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, ठीक है, इसके बाद TDS TCS, इन सब चीजों से तो अगर 10 को ये पढ़ लिया जाए तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो क्वेश्चन बनता क्यों नहीं है बताइए कुछ?
तब भी क्वेश्चन बनता क्यों नहीं? बनता इसलिए नहीं है कि उसको व्यवस्थित रूप से पढ़ता ही नहीं है ढंग से। ठीक है, या तो खूब पढ़ता है या तो पढ़ता ही नहीं है। खूब पढ़ने का मतलब या तो एक ही साथ वो 10 किताबों को पढ़ रहा है, ठीक है, या 10 जगह से पढ़ रहा है, कंफ्यूज, और वहीं पर क्वेश्चन क्या होती है? गलती होती है, क्योंकि वहां पर लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन लेके जाना नहीं है। इंफॉर्मेशन जितनी होनी चाहिए वो ऑथेंटिक होनी चाहिए, क्योंकि सारे 20 के 20 यूनिट का नॉलेज लेके जाएंगे, हो ही नहीं पाएगा, संभव ही नहीं किसी को। तो जो चीजें ज्यादा क्या है, इंप्रूवमेंट है उसमें, उसको पढ़ लीजिए। जो चीज नहीं है उसको क्या कर दीजिए? डाउन कर दीजिए। अब जैसे HRM अपना टॉपिक है और बिजनेस मैनेजमेंट, कितना भी पढ़ा दे कोई समझ में आएगा क्या? बहुत लंबा है और उतने कॉन्सेप्ट को याद करके जा पाना संभव नहीं है। तो उसमें जो मेन जहां से क्वेश्चन होते हैं, जैसे परफॉर्मेंस अप्रेजल से क्वेश्चन आता है, उन सबको पढ़ लीजिए, बाकी चीजों को छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको तो एग्जाम पास करना है ना। PhD यहाँ पर नहीं ना करना, एग्जाम अच्छे से पास करके आ जाएंगे। पास कर गए, हो गया। उसके बाद आप रिसर्च में जा रहे हैं, बैठ के खूब पढ़ते रहिए उनसे, ठीक है, बैठ के खूब पढ़ते रहिए। तो अपनी परिकल्पना बनाएंगे, या तो परिकल्पना क्या होंगी? सही होंगी, या तो एक्सेप्ट होंगी, या तो रिजेक्ट होंगी। तो एक्सेप्ट होंगी तब भी आपको ज्ञान मिलेगा कि हमने सही सोचा। अगर गलती होंगी तो भी आपको ज्ञान मिलेगा कि नहीं, हमने जो सोचा वो गलत है, हमारी सोच यहां तक जाकर रुक जाती है, इसके आगे ये चीजें। लास्ट परिभाषा ये है ना। इनकी परिभाषा थोड़ी लंबी है, लेकिन ये सारी बातों को क्या कर रहे हैं? कवर कर रहे हैं। शोध में समस्या को परिभाषित, सबसे पहले समस्या को परिभाषित किया जाता है कि सही में वो समस्या है या नहीं, है ना। जैसे हेरा फेरी देखे मूवी, तो वो जो जाता है सुनील शेट्टी, सबसे पहली बार जो मिलता है किससे मिलता है? मुंबई नहीं जाता है बैग वैग टांग करके, तो पर्स वर्स छीन जाता है, फिर बाबू भाई के पास जाता है। तो कैसे कि तुम्हारी समस्या क्या है? कैसे कि जी मेरा नाम श्याम है। कैसे? अच्छा, नाम समस्या है, नाम बदल डालो, इसके लिए मुंबई आने का क्या है? तो कहिए नहीं बाबू भाई, मतलब ये मेरी समस्या नहीं है, मुझे मुझे नौकरी चाहिए, मतलब मुझे नौकरी मिल गई या घर चाहिए। अच्छा, घर समस्या है। तो कहते नहीं, घर भी समस्या नहीं। कहते तुम एक बार नक्की करो कि तुम्हारी समस्या क्या है ना, घर, नौकरी की नाम, पूछता है ना। तो सेम चीज रिसर्च कहता है कि सबसे पहले आप डिफाइन करो कि समस्या है क्या, ठीक है। जो हमें समस्या लग रही है वो एक्चुअल में भी समस्या है या नहीं है, कि वो मेरी पर्सनली समस्या है या सामाजिक समस्या है। नहीं, जैसे आपको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो ये लोगों को लगता है कि ये सामाजिक समस्या है। हाँ, मजाक नहीं, टाइम सीरियस। कभी कभी यहाँ पर आप बैठ कर रिसर्च करेंगे ना, ऑब्जर्वेशन, बड़ा मजा आएगा। जैसे आपको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो क्या लगता है कि नहीं ये सामाजिक समस्या है। सामाजिक समस्या नहीं, ये आपकी पर्सनल समस्या है। अगर ये सामाजिक समस्या होती तो फिर कोई भी एग्जाम जो निकलता है तो इतने बच्चे पास कैसे करते? ये बात है ना। तो वो क्या है? हमारी अपनी समस्या है। तो सबसे पहले क्या होता है रिसर्च, कि समस्या को परिभाषित करिए, फिर पहले समस्या को परिभाषित किया, फिर उसे पुनः परिभाषित करना। एक समस्या को आपने परिभाषित किया, लेकिन फिर उसे क्या करना? पुनः परिभाषित करना। अब ये पुनः परिभाषित करने की जरूरत क्यों है? जैसे मान लीजिए कि आपने खोजा कि मतलब एक समस्या ढूंढी कि जैसे लोगों में आजकल क्या चलन बढ़ रहा है, किस चीज का समस्या क्या है? लोग आज की दौर की सबसे ज्यादा समस्या क्या है? नहीं पता? नौकरी समस्या है, नहीं मिलती है। क्या बात कर रहे हैं? मिलती है लेकिन आप लेना नहीं चाहते, वो समस्या नहीं। समस्या क्या है? समस्या है कि उनकी वो प्रयास नहीं करना चाहते, एफर्टलेस। नहीं, एफर्ट मतलब एफर्ट्स ना लगाना पड़े, इसका क्या करते हो? तरीका ढूंढते रहते। कोई भी काम दो तो वो एफर्ट्स ना लगाना पड़े, ठीक है। जैसे एक व्यक्ति मुझे मिले यहाँ पर, मैं उनके 120 पेज के नोट्स हैं, एकदम शॉर्ट नोट्स हैं, जो मैम ने लिख करके दिया कि हाँ ये साइकोलॉजी में पढ़ लो, काम हो जाएगा। वो 120 पेज 2 महीने में नहीं लिख पाए, सोचिए। 120 पेज 2 महीने में लिख नहीं पाए, मतलब पढ़ना तो दूर, मतलब कम से उतार लेते हैं ना, कम से कम पर उतारना कहते हैं कि हाँ हूँ बहु उतार लेते। वो 2 महीने में उतार तक नहीं पाए, 2 महीने, जस्ट 2 मंथ्स। और वो हमारे सामने खड़े होकर बोल रहे हैं कि पढ़ाई तो हो ही नहीं रही है। हम बोले पढ़ाई नहीं हो रही, ठीक है, मैं आपकी बात एकदम बिल्कुल सहमत हूँ, कोई बात नहीं। आप कितनी पढ़ाई करके आए वो बताइए।
भाई। अब मैंने पीडीएफ बनाया, समझाया, आपको भेज दिया गया। अब इसको नोटिंग करना, इस पे जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है वो मेजर करना किसका काम है? आपके अपने वर्क है कि हाँ हमने क्या पढ़ा और इसके बारे में क्या हाईलाइटेड टॉपिक्स थे। अब आप देखोगे स्वयं पढ़ाया गया था, स्वयं प्लस एक नया कंसेप्ट आया है, स्वयं प्लस ऐड किया गया है। आप यूट्यूब पे सर्च कर लो कि स्वयं प्लस का कहीं क्लास दिया गया हो, सबसे पहले नोट्स में है स्वयं प्लस। क्योंकि हर रात बैठकर यही देखता रहता हूँ कि नए अपडेट्स दुनिया में क्या आ रहे हैं और उसी पर काम करना है, क्योंकि मेरा खेती यही है, मेरा खेती जो है यही है। रात में ये देखना कि कौन सा बिया जो है सो पक गया है, इसको बाव करना है, और दिन में क्या करना है, बाव करना है। अब जैसे जितने भी नए नए टॉपिक्स आ रहे हैं, जितने भी मतलब 23 में या 22 में कुछ नए पूछे गए हैं, जो पुराने पूछे गए हैं वो तो आपके कंटेंट में है ही, उसी को बार। अब लोगों को लगता है कि उसको लाइन बाय लाइन बचा के तरफ पढ़ा, वो हमको अच्छा नहीं लगता। और उसमें जो नई चीज बन रही है, जैसे टाइप्स ऑफ बैंकिंग बन रही है, जैसे बार टाइप्स ऑफ बैंकिंग से पूछा गया ना 4 का ऑप्शन देकर के। अब ये बैंकिंग मतलब बैंकिंग सेक्टर के बारे में पूरे तो जानकारी थी, टाइप्स ऑफ बैंकिंग एक सेपरेट पूछा गया तो टाइप्स ऑफ बैंकिंग के बारे में पढ़ा दो, है ना। जैसे आपके ये रिसर्च के अंदर इस पर पूछा गया था, एकेडमिक राइटिंग में बहुत सारे वर्ड यूज किया जाए, जैसे .ib ठीक है, .etal, तो वो चीजें पढ़ाई गई हैं। क्योंकि मान लीजिए इस बार हमसे मिस हो गया, लेकिन अगली बार मिस नहीं होना चाहिए, तो उसको खूब मतलब कॉपी पे उतारना, उसको अध्ययन करना किसका काम है? मास्टर का नहीं, मेरा काम था यहां तक चीजों को पहुंचा दिया, आपको डिलीवर कर दी गई, इसके आगे सारे वर्क आपके हैं। अब जब ये परिभाषा लिखी जा रही है तो आपको परिभाषा नहीं लिखनी है। जैसे आप मान लीजिए कि हम पूछे कि नोट्स कैसे बनाएंगे इसका, जैसे टाइप्स ऑफ रिसर्च में, तो जो मेन उसे की पॉइंट्स है उसको ध्यान में रखेंगे, बाकी सारी चीजें पीडीएफ में है ही क्या, क्योंकि पूरा परिभाषा उतारने लगेंगे तो बहुत सारा समय लग जाएगा ना, किताब बन जाएगा, ग्रंथ, हाँ ग्रंथ बन जाएगा, ग्रंथ नहीं बनानी है, शॉर्ट नोट्स तैयार करने की। मान लीजिए जैसे फर्स्ट क्लास चली थी सर ने, तो पहली क्लास में रिसर्च में क्या पढ़ाया था, अब इतनी पतली डायरी, इसमें सारी चीज लिखी हुई है, तो उसमें सिर्फ शॉर्ट टर्म्स लिखे गए, अगर मैं दे भी दूं तो आपको समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि अपने हाथ से मतलब बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया, जो जो उसके मेन मेन पॉइंट्स हैं। हाँ, जैसे आईडी है, एक टेबल है, उसको पढ़ लीजिए, काम कंप्लीट हो गया। ईटीएल कहाँ यूज करते हैं, इस पर पूछा गया था ना मैच ऑफ द फॉलोइंग में, ठीक। तो कहा कि पहले परिभाषित करिए, फिर पुनः परिभाषित करिए, फिर क्या करिए, परिकल्पना तैयार करिए, अपनी एक हाइपोथेसिस जरूर बनानी है, या समाधान सुझाना, मतलब एक मतलब टेंटेटिव, मतलब परमानेंट नहीं, टेंटेटिव समाधान क्या हो सकता है वो बात किए। फिर उसके बाद समंक एकत्र करना, समंक एकत्र करना का मतलब होता है डेटा कलेक्ट करना, समंक का मतलब होता है डेटा, इंग्लिश में उसकी स्पेलिंग होती है डेटा। उसे व्यवस्थित करना, सिर्फ डेटा कलेक्ट करने से मतलब नहीं है, उसको व्यवस्थित भी करना है, हाँ अरेंज करना। फिर उसका क्या करना, मूल्यांकन करना, उसको इवेल्युएट करना डेटा को। जब आप डेटा आपके सामने पड़ा हुआ है तो इवेल्युएट करना, जैसे डीआई जो होता है वो यही है, एक डेटा आपके सामने दी जाती है और उसको इवेल्युएट करना होता है, फिर बाद में उसी इवेल्युएशन के तर्ज पर 5 प्रश्न के जवाब देने होते हैं। फिर उसके बाद कह रहा है कटौती करना एवं निष्कर्ष तक पहुंचना। मूल्यांकन करने के बाद लगा कि नहीं इतनी सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें हम कुछ काट छांट कर सकते हैं, और लास्ट में निष्कर्ष तक पहुंचना। कहां तक पहुंचना, निष्कर्ष पर, कंक्लूजन तक पहुंचना, और आखिर में ध्यान पूर्वक निष्कर्ष का परीक्षण करना। लेकिन निष्कर्ष तक पहुंचने के बाद भी फिर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कि ध्यान पूर्वक निष्कर्ष का परीक्षण कर लीजिए, कि जो कंक्लूजन आप बना के दे रहे हैं वो ध्यान पूर्वक सोचिए एक बार फिर से, कि सही में यही कंक्लूजन है या हमको लगा ऐसा तो कह दिया हमने, तो वो सोच लीजिए। फिर कह रहे हैं कि वे दी गई परिकल्पना में फिट होते हैं या नहीं होते हैं, मतलब जो हमारी परिकल्पना बनी हुई थी, जो हमने हाइपोथेसिस बनाया था, और जो हमारा निष्कर्ष आ रहा है वो उस परिकल्पना में फिट हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। अगर फिट नहीं हो रहा है तो फिर उसको ढूंढिए कि क्यों नहीं फिट हो रहा है। नहीं मतलब ये नहीं कि एक बार मन किया सीधा दे दिए। इससे क्या सीख मिलती है पता है, कि एक रिसर्चर को बहुत ध्यान पूर्वक काम करना होता है ना, एक रिसर्चर को बहुत ध्यान पूर्वक काम करना होता है, कि हाँ एकाग्रता के साथ। ऐसा नहीं कि निष्कर्ष हमें लगा हमने बोल दिया डायरेक्ट, तो फिर काम नहीं होगा। काम किस पर होंगे, निष्कर्ष आया
तो आप उस पर एक बार थोड़ा सा सोच रहे हैं, फिर से सोच रहे हैं कि भाई सही में यही निष्कर्ष है या निष्कर्ष कुछ और भी आ सकता है। जब लगे कि नहीं ये बिल्कुल अब कंफर्म है, कोई भी कहीं समस्या नहीं है, फिर आप कहेंगे यही हमारे रिसर्च का निष्कर्ष है। तो ये परिभाषा मैंने इसलिए अंत में डाला हुआ है कि ये उन्होंने सभी चीजों की बात की है, समस्या को परिभाषित करने की बात की है, परिकल्पना तैयार करने की बात की है, समंक एकत्रित करने की बात की है, व्यवस्थित करने की बात की है उन्होंने, फिर उसका मूल्यांकन करना, कटौती करना, निष्कर्ष निकालना, फिर ध्यानपूर्वक निष्कर्ष का क्या करना, परीक्षण करना भी शामिल। ठीक है, ये है रिसर्च के बेसिक मीनिंग। क्या समझे इस रिसर्च का कि मतलब या तो नए ज्ञान को क्या करना है, प्राप्त करना है, या पुराने ज्ञान की पुष्टि करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस समस्या को ढूंढेंगे, समस्या मिल गई तो अपनी एक परिकल्पना तैयार करेंगे, इसके बाद डेटा एकत्रित करेंगे, डेटा एकत्रित करने के बाद क्या करेंगे, डेटा एकत्रित करने के बाद उसको व्यवस्थित किया जाएगा, उसका मूल्यांकन करेंगे और फिर निष्कर्ष निकालेंगे। और ये जो तमाम प्रयास है उसको अगर एक सांचे में ढाला जाए तो वही सांचा क्या कहलाएगा, रिसर्च, जो कि साइक्लिकल इन नेचर होता है। क्यों, क्योंकि रिसर्च समस्या के साथ शुरू होती है और समस्या के साथ क्या होती है, खत्म होती है। नहीं, चलिए अब बात की जाएगी किसकी, पर्पस या ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च की। तो कहता है शोध का उद्देश्य वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के प्रयोग, एक्सपेरिमेंट के माध्यम से प्रश्नों के उत्तर की खोज करना। अभी वैज्ञानिक प्रयास क्या होता है, वैज्ञानिक मतलब साइंस, विज्ञान का मतलब। अब भाई कोई आर्ट्स का स्टूडेंट है तो उसको साइंस से क्या लेना देना। शोध कहता है कि शोध जो है वैज्ञानिक प्रयोग के द्वारा है, वैज्ञानिक प्रयास के द्वारा क्या करना है, समस्या का समाधान ढूंढना। इसका मतलब क्या है, विज्ञान कहने का मतलब ये नहीं कि साइंस आर्ट्स कॉमर्स की बात नहीं है। विज्ञान कहने का मतलब है कि विज्ञान क्या कर, विज्ञान में क्या है, एक रूल है, नियम है। ठीक है, तो किसी भी समस्या का समाधान अगर ढूंढते हैं तो उस पर पहले एक एक्सपेरिमेंट की जरूरत होती है कि सही में वो समस्या है, और अगर उस समस्या है तो उसकी जड़ क्या है। बिल्कुल होम्योपैथिक दवाई की तरह पहले वो क्या करता है, जड़ तक पहुंचता है और फिर धीरे धीरे खत्म करता है। जो अंग्रेजी दवाई है जिसको आप क्या कहते हैं, एलोपैथी कहते हैं ना, उसको एलोपैथी कहते हैं ना, वो क्या करता है, ऊपर समस्या देखा तो ढक दिया उसको फट से। बाद में क्या होती है, फिर कोई चीज अगर मान लीजिए उसकी जड़ तक नहीं पहुंच पाए, जड़ तक नहीं खत्म हुआ, तो फिर अगर कोई चीज शुरू हुआ तो फिर वो शुरू हो जाएगा। जैसे कोई घाव था, नॉर्मल दवा खाया, सूख गया, फिर 2-4 दिन केला मार दिया फटाफट, फिर वो शुरू हो गया, क्योंकि उसकी जड़ खत्म नहीं हुई थी। नहीं, तो कहता है कि वैज्ञानिक माध्यम से मतलब उस पर पहले क्या करनी है, एक्सपेरिमेंट करनी है। एक्सपेरिमेंट कैसे करनी है, तो समस्या, फिर अपनी एक हाइपोथेसिस, फिर उसके बाद डेटा कलेक्ट करना, और फिर डेटा के इवैल्यूएशन के बाद क्या करना है, कोई रिजल्ट निकालना है। तो वो क्या कहलाता है, उसका वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के माध्यम से, एक्सपेरिमेंट के माध्यम से प्रश्नों का उत्तर ढूंढना। मुख्य उद्देश्य उस अज्ञात तथ्य का पता लगाना है जो छिपा हुआ है और जिसे अभी तक खोजा नहीं गया है। मतलब जो तथ्य आपके सामने है उसमें उन चीजों का पता लगाना है जिन चीजों का पता अभी तक कोई लगा नहीं पाया। ठीक है, ये है ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। यद्यपि प्रत्येक शोध अध्ययन का अपना एक विशिष्ट उद्देश्य होता है, हम नीचे शोध के कुछ सामान्य उद्देश्यों का उल्लेख करते हैं। देखिए, कोई भी रिसर्च अगर होती है तो उसके अपने एक स्पेशल क्या होते हैं, पर्पस होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, क्यों कर रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए हर एक, अब इस पर क्या हो जाएगा, विषय बार बढ़ जाएंगी। अब कोई म्यूजिक पे कर रहा है तो उसकी अपनी एक विधा है, अपना स्पेशल। अब अपना कॉमर्स पे कर रहे थे, हमारी एक स्पेशलिटी है उसमें। लेकिन कितनी भी स्पेशल चीजें क्यों ना हो जाए, कुछ कॉमन चीजें सभी शोध में होती हैं। तो वो जो कॉमन उद्देश्य है वो यहाँ पर लिखा हुआ, जिसमें 4 है। पहला उद्देश्य क्या होता है, किसी घटना से परिचित होने के लिए या उसमें नई अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए उस उद्देश्य के साथ किए गए अध्ययन को खोजपूर्ण शोध अध्ययन के रूप में जाना जाता है। मतलब कोई घटना से हमें क्या करना है, अपने आप को परिचित करना है, या उस घटना में एक नई चीज निकालनी है। ठीक है, तो उसके लिए कौन सा क्या जरूरी है, रिसर्च जरूरी है। तो रिसर्च का मेन होता है, एम होता है कि जो घटना सामने हमें दिख रहा है उस घटना से अपने आप को क्या करना, परिचित करना पहले, और फिर उस घटना में नई चीजों को क्या करना, उत्पन्न करना। और इसी अध्ययन को क्या कहा जाता है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च स्टडी। इसको कहते हैं खोजपूर्ण शोध अध्ययन। मतलब एक घटना से हम खुद को परिचित किए पहले, और फिर उसमें जो नई चीजें हैं उसको हमने निकाला। इसी को क्या कहा जाता है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च स्टडी। अब वो करेगा क्या एग्जाम में,
तो भाई एक तरफ क्या करते, जितनी भी रिसर्च स्टडी है उसको एक तरफ लिख दिया, और उसके जो मेन क्या है, उसके जो डिस्क्रिप्शन है उसको लिस्ट 2 में लिख दिया, और मैच ऑफ द फॉलोइंग पूछ रहा है। और वहां पे आप जाके क्वेश्चन तो पूछा नहीं, एक क्वेश्चन पूछा मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछा ना, अब उनके मन पर डिपेंड करता है ना कैसे पूछते हैं। मैच ऑफ द फॉलोइंग में क्या है कि मैच ऑफ द फॉलोइंग करने से दो तीन फायदे होते हैं कि एक ही साथ 4 कॉन्सेप्ट को पूछ लिया गया। अगर सिंगल कोई क्वेश्चन बनाए तो एक ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, लेकिन अगर मैच ऑफ द फॉलोइंग में हम 4 अलग अलग कॉन्सेप्ट को डाल दे तो 4 अलग अलग क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे एक बात करते रिसर्च में, हमने सैंपलिंग से निकाल लिया, कोई सैंपल के बारे में लिख दिया कि कोटा सैंपलिंग क्या होता है, तो लिस्ट 1 में लिख दिया कोटा सैंपल। फिर लिख दिया नल हाइपोथेसिस, तो हाइपोथेसिस से क्वेश्चन आ गए। फिर हमने किसी आईसीटी टूल की चर्चा कर दी तो आईसीटी टूल आ गई। मतलब एक ही क्वेश्चन में 4 अलग अलग कंसेप्ट को घेर लिया जाता है मैच ऑफ द फॉलोइंग में, इसीलिए मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन आप ज्यादातर देखेंगे। ठीक है, तो जैसे अगर कहा जाएगा कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च स्टडी किसको कहते हैं, तो कहता है कि अगर किसी घटना से अध्ययन को खोजपूर्ण शोध, किसी घटना से या तो अपने आप को परिचित करना और उस घटना में जो कोई नई अंतर्दृष्टि है उसको क्या करना, प्राप्त करना, ये क्या कहलाता है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च स्टडी कहलाता है। ठीक है, अगला उद्देश्य सुनिए, अगला उद्देश्य होता है किसी विशेष व्यक्ति स्थिति एक समूह की विशेषताओं को सही ढंग से चित्रित करने के लिए। मतलब कोई एक स्पेशल पर्सन है, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति पर भी आप रिसर्च कर सकते हैं, जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, अब उनकी बुरी विशेषता को बता रहे हैं। कोई स्थान है, कोई समूह की विशेषता है, उनको क्या कर रहे हैं, चित्रित कर रहे हैं। मतलब जो उनके बारे में स्पेशलिटी है, विशेषता है, उस विशेषता को केवल आप क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं। इसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। क्या कहते हैं इसको, डिस्क्रिप्टिव। अब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होता है, तो किसी विशेष स्थान, किसी घटना, किसी विशेष व्यक्ति या किसी व्यक्ति विशेष समूह या कोई ऑर्गेनाइजेशन, व्यक्ति समूह का मतलब ऑर्गेनाइजेशन की बात भी हो रही है, उसके जो विशेषता है उसको चित्रित करना। पहले होता था ना क्वेश्चन कि उंगली माल डाकू के चरित्र चित्रण कीजिए, नहीं होता था क्वेश्चन, प्रश्न होते थे ना, उंगली माल डाकू, गौतम बुद्ध के जीवन के जीवन का चरित्र चित्रण कीजिए, क्वेश्चन पूछे जाते थे ना, वही चीज है। हाँ, बायोग्राफी कैसे उसको। ठीक है, तो उस बायोग्राफी को जब आप बता रहे हैं किसी के, तो उसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च स्टडी। किसी घटना से परिचित हो रहे हैं और उसमें कोई नई चीज खोज रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च स्टडी, जो कि रिसर्च का पहला ऑब्जेक्टिव है। दूसरा है किसी के बायोग्राफी को क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं, या वो बायोग्राफी किसी स्थान का हो, जैसे दरभंगा का हो, दरभंगा का अपना एक बायोग्राफी रहा है ना। नहीं, बायोग्राफी अब जब किसी का बता रहे हैं तो जो, हाँ जो वही है, बिल्कुल। नहीं, अपना आइडेंटिफाई नहीं, जैसे आप उस न्यूज को पढ़ेंगे तो उसमें नई चीज अपने आप आ जाएंगे, देखेंगे, आपको नहीं डालनी। नहीं, जैसे आप देखिए, जब तक कहते हैं ना कोई घटना घटित जब होती है ना, तो उसमें नई चीज प्राप्त करनी है तो उसमें अपने आप को ढालना पड़ेगा, आपको कुछ चीज डालनी नहीं है। जैसे अब एग्जाम्पल देता हूँ कि मान लीजिए कहीं पर एक्सीडेंट हुआ, कहीं पर एक्सीडेंट हुआ, तो जो सोचते हैं कि जो बड़े पुलिस अधीक्षक जो होते हैं, जो आईपीएस की ट्रेनिंग होती है, उसमें उन्हें वही सिखाया जाता है। जैसे आप कभी सीआईडी देखेंगे तो देखते हैं कि वो आता है तो उसके जहन में एक सीन क्रिएट होती है, जहन में एक सीन क्रिएट होती है कि हो सकता है कि इस दीवार को तोड़ करके आया होगा या इस खिड़की को तोड़ के आया होगा। देखते हैं ना कि वो एक कास्टिंग बनाया जाता है ना। नहीं, सोचते नहीं है, वो उस घटना में घुस रहे हैं अपने आप को, उस घटना, हाँ उस घटना में अपने आप को उस घटना से रूबरू कर रहे हैं। ये घटना ऐसे हो कैसे सकती है कि खिड़की किवाड़ बंद है तब भी किसी व्यक्ति का मर्डर हो गया है, चोर आया कैसे होगा। अगर इस खिड़की की हाइट 5 फुट 4 इंच है तो उसमें मोटे व्यक्ति घुस सकते हैं या नहीं घुस सकते, नहीं। तो जब अपने आप को क्या करेंगे ना, घटना से आप परिचित करेंगे तो उसमें नई चीज प्राप्त करेंगे, उसी को कहते हैं एक्सप्लोरेटरी, खोज, एक नई चीज निकाल के लाएंगे। और वही काम होता है आईपीएस का। दरोगा गया, सर्च कर लिया, सीधा चला आया, उसका काम ही नहीं, तो उसका काम ही रहता है उतना
गया, आइडेंटिफाई किया कि हाँ यहाँ पर हुआ है, बस उसके बाद बढ़िया पुलिस अधीक्षक जब पहुंचते तो वहीं सर्च करते, देखते हैं कि क्या चीज है, ठीक है। तो वो चीजें हो गई एक्सप्लोरेटरी के अंदर। डिस्क्रिप्टिव के अंदर हो गई कि किसी की बायोग्राफी को बता रहे हैं, चाहे वो बायोग्राफी स्थान से हो, व्यक्ति से हो, समूह से हो, लेकिन जो उनके बारे में सच है सिर्फ वही बताना, मतलब जो उनके बारे में एग्जैक्ट पॉइंट है वही बताना, कोई नई चीज ऐड नहीं करना, ठीक है। जैसे नई चीज ऐड कर देंगे तो वो डिस्क्रिप्टिव रहेगी ही नहीं। डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है कि जो उनकी अपनी विशेषता है उस विशेषता को एकदम एग्जैक्ट लिख दीजिए, ठीक है। इसका निश्चित रूप से कभी अगर निकाला जाएगा तो मैच ऑफ द फॉलोइंग में निकाला जाएगा क्वेश्चन। अगली रिसर्च होती है, अगली ऑब्जेक्टिव है उस आवृत्ति को निर्धारित करने के लिए जिसके साथ कुछ घटित होता है या जिसके साथ कुछ और जुड़ा होता है, इसको कहते हैं डायग्नोस्टिक रिसर्च स्टडी। अब जैसे आपने कहा कि सर मुझे नींद नहीं आ रही, डॉक्टर के पास गए तो क्या कहता है, ब्लड टेस्ट करवा के लाओ, ठीक है, अपने यूरिन टेस्ट के लिए दीजिए, है ना, या अल्ट्रासाउंड करवा के लाइए, बहुत सारे टेस्ट लिख देता है। तो ये एक डायग्नोस्टिक होती है, मतलब जो चीजें आप बता रहे हैं उसके साथ कुछ और जुड़ा हुआ है, तो कुछ और जुड़ा हुआ है उसको खोजने के लिए क्या होती है, डायग्नोस्टिक रिसर्च स्टडी। तो रिसर्च का काम होता है कि जो सामने दिख रहा है उसके साथ कुछ और अगर जुड़ा हुआ है तो उसको ढूंढना, उसको कहते हैं डायग्नोस्टिक। तो ये जो चार उसके जो क्या है पर्पस ऑब्जेक्टिव है, वो चार अलग अलग प्रकार की स्टडी है। अब वहां से वो मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस क्या करता है, सीधे उठा के रख देगा चारों का कि ABCD, अब सजाइए बैठ करके, ठीक है। अगली जो है तीसरी चौथी जो है आपकी, चरों के बीच एक आकस्मिक संबंध की परिकल्पना परीक्षण करने के लिए, नहीं, इसको कहते हैं कौन सा, हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च स्टडी। जो हमारे शोध के चर हैं, वेरिएबल हैं, वेरिएबल का मतलब होता है फैक्टर। अब जैसे मान लीजिए कि हम सर्च कर रहे हैं कि भाई सिगरेट पीने से कैंसर होता है, तो सिगरेट पीना और कैंसर होना दोनों यहां पर क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। सिगरेट का पीना और कैंसर का होना दोनों यहां पर वेरिएबल है, मतलब जो फैक्टर रिसर्च में हमें हेल्प कर रहा है, जो भी, वो सारे के सारे क्या चीज कहलाते हैं, चर कहलाते हैं। अब चरों के बीच आपने चरों के बीच एक आकस्मिक संबंध, मतलब एक कैजुअल रिलेशन बनाया, मतलब जो चर है हमारे उनके बीच हमने एक कैजुअल रिलेशन बनाया, मतलब आकस्मिक, मतलब पहले से कोई संबंध नहीं है, हम एक संबंध क्या कर, अकस्मात संबंध बना रहे हैं, और उस संबंध के माध्यम से क्या करते हैं, हम हाइपोथेसिस को देखते हैं कि ये हाइपोथेसिस से मैच खा रहा है या नहीं खा रहा। क्योंकि आपने हाइपोथेसिस क्या बनाई कि भाई सिगरेट पीने से कैंसर नहीं होता है, लेकिन एक अचानक ऐसी घटना देखने को मिली कि एक व्यक्ति ऐसा मिला या वो परिवार ऐसा मिला जहां मातम मनाया जा रहा था, तो आप पहुंचे, भाई क्या हो गया यहाँ पर, तो कहा कि सिगरेट फूकते फूकते अपना ही फूका गया बेचारा, नहीं। तो अब अकस्मात एक चीज घटना घटी ना कि नहीं, अभी तक आप क्या कह रहे थे कि सिगरेट पीने से कैंसर नहीं होता, अभी तक ये सोच के चल रहे थे अपने माइंड में, लेकिन ऐसी अकस्मात एक कोई चीज आपके सामने आई जो दोनों के बीच एक संबंध बना दिया, नहीं, लोगों, उसके परिवार वालों ने क्या कहा कि भाई सिगरेट फूक रहा था तो इसी कारण से इसको फूकना पड़ रहा है आज, समय से पहले, नहीं, अगर गलत काम करेंगे तो समय से पहले फूकाना पड़ता है लोगों को ना, उसको अकाल मृत्यु कहते हैं लोग, नहीं ना कहते हैं, क्यों, कभी दादी नानी से पूछिएगा। हम एक बार प्रश्न किए थे बाबा से कि अकाल मृत्यु का मतलब होता है कि जब उसकी मौत होने से पहले, मौत के पहले अगर कोई व्यक्ति मतलब मौत की जो उसकी अपनी एक डेडलाइन होती है मृत्यु की, उस डेडलाइन से पहले अगर कोई अपने आप को खत्म कर ले व्यक्ति, तो वो अकाल मृत्यु है। उन्होंने कहा कि हाँ है। हम एक ही प्रश्न पूछे कि ठीक है, आपने कहा कि किसी ने फांसी लगा लिया तो अकाल मृत्यु की श्रेणी में आता है, उन्होंने बोला हाँ। कोई जहर खा लिया अकाल मृत्यु की श्रेणी में है, उन्होंने कहा हाँ। अकाल मृत्यु ही कह रहा था, अकाल मृत्यु। अकाल का मतलब पता है क्या होता है, इसीलिए कहा कि मेरे साथ पढ़ो, बहुत सारी चीजें ज्ञान चाहिए। अकाल का मतलब होता है काल, काल का मतलब होता है समय, और अ का यहाँ मतलब वो समय पूरा नहीं हुआ है, दैट्स नॉट कंप्लीटेड द डेडलाइन, ठीक है। आफ्टर द डेडलाइन, मतलब डेडलाइन जब है या डेडलाइन के बाद जा रहा है तो ठीक है, अगर डेडलाइन के बिफोर आ रहे हैं तो आप वो मृत्यु क्या है, अकाल मृत्यु श्रेणी में आते हैं। हाँ, अकाल मृत्यु है, हाँ जी। देखिए
मृत्यु की डेट, जैसे कहते हैं ना कि साइंस कहता है कि एक व्यक्ति का जो लाइफ होता है वो 60 ईयर्स का होता है, किसी नॉर्मल व्यक्ति के जो 60 ईयर तक उसकी लाइफ है। तो डेडलाइन तक अगर कोई 60 में कोई अगर एक्सपायर हो रहा है, इस दुनिया को छोड़ के जा रहा है, इट्स नॉर्मल डेथ है वो, ठीक है। उससे पहले अगर जा रहे हैं किसी भी रीजन से, ठीक है, चाहे वो उनके खुद की चॉइस हो या समाज की चॉइस हो, मतलब किसी का एक्सीडेंट हुआ तो समाज की चॉइस है ना कि मार दिया धक्का, ले जा मर जा, या खुद की चॉइस हो। तो हम लोग सिगरेट पीने वाले को फिर अगर मान लीजिए कोई सिगरेट या दारू से मरता है तो फिर आप कहाँ करते हैं अकाल मृत्यु? ताकि नहीं, ये पॉइंट तो है सही में, क्योंकि देखिए उसको खुद नहीं मरा है वो, उसको उन्होंने खुद को मारा है। कैसे? दारू पी करके, दारू ने उसको मारा है, खुद थोड़े मरा है वो, नहीं। क्योंकि जैसे अगर मान लीजिए कि इस मतलब कोई भी बॉडी पार्ट हमारे भगवान लगाए हैं, वो सही यूज के लिए अपने अपने यूज उन्होंने बता दिए हैं। उस चीजों से अगर गलत यूज करते हैं तो क्या करेगा? वो चीजें खराब हो जाएंगी, और जब पार्ट्स खराब हो जाएंगे तो गाड़ी खराब तो होनी है ना, और एक दिन होते होते क्या हो, लोगों की मृत्यु। तो उसको तो अकाल मृत्यु की स्टडी में लोग नहीं लाते हैं। तो बोला हाँ पॉइंट तो है। हम बोले कभी आप सोच के बताइएगा, छोड़िए अब बात हटाइए, ठीक है। तो कोई अकस्मात घटना घटित हुई और उससे आप अपने हाइपोथेसिस को क्या कर रहे हैं? टेस्ट कर रहे हैं। और ये टेस्टिंग का उद्देश्य किसका है? रिसर्च का। कि सिर्फ एक मतलब नॉर्मल रिलेशन पर चल रहे नहीं, एक कैजुअल रिलेशन में बताइए, अकस्मात कोई संबंध बनाइए, देखिए कि उसमें क्या होता है, घटित होता है। जैसे मान लीजिए कि नॉर्मल चीनी डाल रहे, एक ही बार अगर एक गिलास में एक बुरा चीनी उछल देंगे तो फिर क्या होगा, सो देखिए करके। पानी में कितना चीनी घोल सकते हैं? उसकी एक क्षमता है या नहीं है? है, कितनी घोल सकते हैं? उसकी एक क्षमता है, मतलब एक चुटकी, उससे बड़ा उससे बड़ा। अगर एक गिलास पानी में एक गिलास चीनी दे, घोल के दिखा दीजिए, नहीं घोल पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो अपनी जो घुलावट मिलावट की क्षमता है पानी की, वो खत्म हो जाती है। तो कहा कि देखिए उसको अकस्मात करना पड़ेगा, तभी ना आपको पता चलेगा कि हाँ कहां तक इसका मैक्सिमम चीज है। तो वही चीज पढ़ाई में भी है। नॉर्मल पढ़ रहे ठीक है, एग्जाम टाइम में थोड़ा सा क्या किया था, प्रेशराइज किया था। क्यों? क्योंकि एक लास्ट डेडलाइन पर खड़े हैं, तो उसमें आपको क्षमता का ज्ञान होगा। और जहां पर देखेंगे वहां भी देखेंगे कि आप 6 घंटा भी पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है पता है? आप नॉर्मल डे में भी 6 घंटा पढ़ सकते हैं। एग्जाम के कहता है कि हमको पढ़ने में मन नहीं लगता, लेकिन वो विद्यार्थी भी एग्जाम से एक रात पहले 12 घंटा पढ़ता रहता है। नहीं पढ़ रहा होता तो कम से कम चीट जरूर बना रहा होता है 12 घंटा बैठ कर, होता है कि नहीं? मतलब 12 घंटा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और वही व्यक्ति कहता है कि जा सर हमको काम करने में मन ही नहीं लगता है। अगर 12 घंटे उस दिन काम कर सकते तो क्या नॉर्मल डे में काम नहीं कर सकते? क्या उस दिन आपको स्पेशल जीन आ गया आपके देह पर, भूत सवार हो गया है? नहीं, आपकी एक हाँ मेंटालिटी वैसी हो गई है। तो रोज यही मेंटालिटी लेकर सोना चाहिए लोगों को कि कल ही एग्जाम है। अगर इस तरह से पढ़ेंगे ना तो रोज देखिएगा 6 घंटा के बदले 8 घंटा पढ़ रहे हैं। हम क्या कर सेट कर देते हैं कि 6 महीने बाद है, 1 साल बाद है, या 22 तारीख को है, तो अभी क्या करना है ना, अभी क्या करना है। तो अगर उस डेडलाइन पे काम करेंगे तो फिर सही डेडलाइन से काम नहीं होगा, ठीक है। तो ये 4 अलग अलग रिसर्च स्टडी है और 4 उसके क्या है उद्देश्य है। पहला उद्देश्य क्या था कि किसी घटना से अपने आप को परिचित करना और उसमें एक नई चीजों को प्राप्त करना, इसको कहते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च स्टडी। सेकेंड, किसी स्थान विशेष, किसी व्यक्ति, किसी समूह की विशेषताओं को चित्रित करना, मतलब जो चीजें उसके बारे में है उसको एग्जैक्ट बताना, क्या कहलाएगा? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च स्टडी। थर्ड चीज है कौन सा? डायग्नोस्टिक, मतलब जो चीज हमको सामने दिख रहा है उसके साथ कुछ और जुड़ा हुआ है, तो वो जो और जुड़ा हुआ है उसको क्या करना? सर्च करना, तो क्या कहलाएगा? डायग्नोस्टिक, है ना। फोर्थ नंबर कि चरों के बीच एक आकस्मिक संबंध बनाना और उस आकस्मिक संबंध को किससे जोड़ना? अपने हाइपोथेसिस से, तो क्या कहलाएगा? हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो पहला हाँ टेस्टिंग, हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च स्टडी कहते हैं इसको। तो पहला कौन? एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव, तीसरी डायग्नोस्टिक एंड चौथी हाइपोथेसिस। ये चारों के चारों रिसर्च स्टडी कहां से निकल के आते हैं? ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च के साथ, ठीक है। अब इतने ध्यान से अगर आप रूबरू होकर पढ़ लिए तो आपको कभी पढ़नी नहीं पड़ेगी। अब होता क्या है कि वो क्या कहते हैं, सर 30 मिनट में नहीं पढ़ा दीजिएगा भाई, जो चीजें 1 घंटे की उसको 30 मिनट नहीं पढ़ाया जा सकता है, हमको जल्दी जल्दी करनी पड़ेंगे।
नहीं, हाँ, क्योंकि विदाउट एक्सप्लेनेशन वो आपको याद नहीं रहेगा। और यहाँ पर लोगों की शॉर्ट्स देखने की आदत आ गई है, तो भाई शॉर्ट्स में रिसर्च को नहीं समझाया सकता, तो शॉर्ट्स देखने वाले सिर्फ देखते ही रह जाते हैं। अगर शॉर्ट्स में इतना दम होता तो फिर इतने बड़े बड़े जो विद्वान थे वो पागल थे, तब तो आज के व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है ना। उन्होंने जितनी किताबें पढ़ी तो बेवकूफ थे, हम लोग बहुत विद्वान हैं। सोचिए हमारे पास कितनी इंटेलिजेंसी है कि एक शॉर्ट देखने से सब कुछ पता चल जाएगा। देखिए शॉर्ट्स जो आप कोई भी चीज देखते हैं यूट्यूब पे, कुछ भी है, वो क्या है पता है, वो अपने व्यूज को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। जब डिस्क्राइब करनी है तो समय लगेगा ही। अब जैसे कल 50 क्वेश्चन का 40 क्वेश्चन रिवाइज कर रहा था, लगभग 2 घंटे 2 मिनट का, वो भी हमको थोड़ा जल्दी ही लगा, तो अगर उसमें भी थोड़े से काम करें तो वो 2 घंटा का नहीं, लगभग 3 घंटे का है, जिसमें हम एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर पाएंगे कि हाँ ये क्वेश्चन यहाँ से इसकी चीजें ये है, ये क्वेश्चन यहाँ से इसकी चीजें ये है, तब जाके पूरा का पूरा अध्ययन हो पाएगा। हाँ, लेकिन जब वो हो जाएगा तो फिर से वो टॉपिक या क्वेश्चंस आपको देखने नहीं पड़ेंगे। ठीक है, तो हम कहते हैं कि उतना अगर समय है तो हमारे पास आइए, नहीं तो फिर किसी और जगह देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि हम आप तो बैठ के पढ़ रहे हैं ना, हम तो खड़े होकर पढ़ा रहे, तो हम नहीं थक रहे तो आप क्या थक रहा है? क्यों? जैसे इसको थक रहा है, जैसे लगता है कब घर भागे। नहीं, आपका और किसका? हमारा। चलिए अगली तीसरी 2 चीजें हो गई, मीनिंग हो गई और ऑब्जेक्टिव हो गया। तीसरा जो हमारा था आज के टॉपिक में वो है कौन सा? डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब होता है आयाम। नहीं, किसी भी चीज के अलग अलग आयाम होते हैं, स्थान विशेष का आयाम होता है उसका। नहीं, अब जैसे किसी व्यक्ति की बात करें तो एक व्यक्ति का स्थान के साथ साथ उसका पहचान बदलता है या नहीं बदलता है? स्थान के साथ उस व्यक्ति की पहचान बदलती है या नहीं बदलती है? नहीं बदलती है। आपका नाम क्या है? आरोही प्रिया। तो आप यहाँ भी आरोही हैं और घर पे भी आरोही हैं और कॉलेज में भी आरोही हैं, लेकिन तीनों जगह नहीं नहीं, रुकिए ना, समझाते हैं। लेकिन आपकी पहचान हमेशा बदल रही है स्थान अलग अलग होने से। तेजस में आप एक छात्रा हैं, हाँ ठीक है। घर पर आप बेटी हैं, है ना। मान लीजिए मौसी के यहाँ चले गए तो कोई आपको इंट्रोड्यूस कैसे करेगा कि रिलेटिव आया है, ये तो नहीं कहेगा कि बेटी आया है, मौसा जी तो नहीं कहेंगे। नहीं, या ये कहेंगे कि बेटी जैसी है, बेटी तो नहीं कहेंगे ना। मान लीजिए कि अगर आप विश्वविद्यालय गए तो वहां पर क्या है? शोधार्थी हैं, मतलब रिसर्च कर रहे, पीएचडी कर रहे तो शोधार्थी हैं। नाम तो एक ही ना है लोगों का, लेकिन स्थान के साथ साथ उसकी पहचान बदल रही है। तो इसी तरह रिसर्च का भी जितने इसके आयाम हैं उतने इसके रूप देखने को मिलेंगे। अगर टाइम के साथ देखेंगे तो इसके अलग रूप देखेंगे आपको, है ना। फिर अगर स्टडी के साथ देखेंगे तो इसके अलग रूप दिखते हैं आपको। नहीं, अगर आइडियोलॉजी पर चलेंगे तो इसके अलग रूप दिखते हैं। आप समझे? निक नेम की जरूरत ही नहीं पड़ती है, पहचान बदलता रहता है लोगों का। देखिए कुछ ऐसे वर्ड कहिए आप सामने वाले को जो लगे कि हाँ ये प्रोफेसर पढ़ रहा है। नहीं, तो सोच के जाइए लोगों के सामने। आज कहिए किसी को, रे तुम्हारी पहचान तो साथ स्थान के साथ बदलती रहती है, तो वो भी जैसे आप चौके ना वो भी चौकेगा पहली बार है। हमारा नाम तो रजनी से है, या कहेगा मेरा नाम तो मोहने है, बोला नहीं पहचान बदलती है तुम्हारी, ना नहीं बदलती है। अब उसको समझाए, बोला नहीं यार पढ़ रहा है। ठीक है, तो समाज में आप एक अच्छी चीज को बिल्ड करेंगे। जस्ट तो ये चीज सामने वाले को बोलनी होती है, लोग बोलने से डरते हैं, है ना। कुछ अपनी एक अलग स्ट्रैटेजी लेके चलेंगे तब ना कहेगा कि हाँ ये समाज में एक अलग पहचान रख रहा है, और वही चीज सब कर रहे हैं। क्यों? तो पहला कौन सा है? टाइम स्टडी लिखा है ना, द पर्पस ऑफ द स्टडी। पहला पर्पस ऑफ स्टडी पर कितने हैं? एक्सप्लोरेशन, डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लेनेशन। अब ये 3 चीज अलग अलग आपको दिखेंगे। एक्सप्लेन करना अलग चीज है, एक्सप्लोर करना अलग चीज है, डिस्क्राइब करना अलग चीज है। ये चीज अभी आपको दिखाते हैं क्या अलग है। अगर आइडियोलॉजी पर चलते हैं तो 2 तरह होते हैं, आइडियोग्राफिक और नोमोथेटिक कहते हैं इसको। इसकी हिंदी क्या है आपके देखते हैं, है ना। अगर दूसरे आयाम की बात की जाएंगी, फर्स्ट डायमेंशन क्या है? पर्पस ऑफ द स्टडी। और पर्पस ऑफ द स्टडी पर रिसर्च कितने हैं? 3 हो गए, एक्सप्लोरेशन, डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लेनेशन। आइडियोग्राफिक पर कितने हो गए? आइडियोग्राफिक और नोमोथेटिक पे, आइडियोग्राफिक और नोमोथेटिक।
सबका एक्सप्लेनेशन है स्लाइड में, कोई दिक्कत नहीं करनी है। तीसरी डायमेंशन क्या है? यूज। आप रिसर्च को यूज कैसे करते हो, है ना? लोग आपको यूज भी करता है ना, कोई पैसे कमाने के लिए आपका यूज करता है क्या? नहीं करता है। अगर घर में एक व्यक्ति होते हैं ना जिसको मतलब सिर्फ आपसे मतलब है कि पैसा कितना कमा के लाया, पैसा कमा के लाया तो ठीक, नहीं तो नहीं। और कोई कहता है क्या, अरे पैसा नहीं भी कमाया चलो कोई दिक्कत नहीं। तो एक व्यक्ति के अलग अलग यूजेस भी है ना, पैसा कमाना, है ना? सेम उसी तरह से द यूज ऑफ रिसर्च। तो कौन है? बेसिक और अप्लाइड। अगला डायमेंशन देखिए, सुनिए, द टाइम डायमेंशन इन रिसर्च, क्रॉस सेक्शनल, लॉन्गिट्यूडनल। कल ही पढ़ाए थे, कल ही लाइव क्लास चला था, उसमें पढ़ाया गया। कौन सा पढ़ाया गया है? थे कोई जुड़े हुए कि नहीं? लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शनल। क्रॉस सेक्शनल में क्या होता है? तो क्रॉस सेक्शनल का मतलब होता है जब एक ही समय पर दो अलग अलग अध्ययन को एक ही साथ करते हैं। मतलब एक ही साथ आप क्या कर रहे हैं, एक ही साथ रिसर्च भी पढ़ रहे हैं और एक ही साथ टीचिंग भी पढ़ रहे हैं एक ही समय पर, नहीं? तो उसे कहते हैं क्रॉस सेक्शनल। और दिन में जब मन होता है तो सिर्फ और सिर्फ आप क्या पढ़ते हैं? रिसर्च ही पढ़ते हैं। रिसर्च से इतना प्यार हो गया है, इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल। मतलब जब एक ही डेटा को अलग अलग समय पर या लंबे समय तक अध्ययन किया जाए तो वो लॉन्गिट्यूडनल, लंबा, लॉन्ग मतलब लंबा। और क्रॉस सेक्शनल का मतलब होता है जब एक ही समय पर दो अलग अलग डेटा को अध्ययन किया जाए तो उसे कहते हैं क्रॉस सेक्शनल। और यही असर्शन रीजनिंग में क्वेश्चन बना था कल, मैंने भेजा ये ग्रुप में, उसको जरूर सॉल्व करिएगा, ठीक है? आज पेपर 1 की नहीं है, आज कॉमर्स की है। एक दिन लाइव होती है पेपर 1 की, एक दिन होती है कॉमर्स की। तो आज कॉमर्स की बारी है, तो पेपर 1 का जो भेजा गया उसको जरूर बनाइएगा। उसमें लिखा गया है कि असर्शन में दिया था कि क्रॉस सेक्शनल स्टडीज, है ना, क्रॉस सेक्शनल स्टडीज जो होता है वो एक डेटा को अलग अलग समय पर अध्ययन करता है। सही है गलत है? बिल्कुल गलत है। तो जिसको मीनिंग पता होगा तो वो तो मार देगा, मीनिंग नहीं पता होगा तो नहीं मार पाएंगे, ठीक है? तो तीसरी जो डायमेंशन, चौथी जो डायमेंशन है वो कौन है? टाइम डायमेंशन। मतलब 3 तरह के डायमेंशन बने। सबसे पहला डायमेंशन क्या बना था? सबसे पहला डायमेंशन बना था हमारा कौन सा? स्टडी डायमेंशन कह सकते हैं, या पर्पस ऑफ द स्टडी। दूसरी डायमेंशन बनी थी आइडियोग्राफिक और नोमोथेटिक। तीसरी डायमेंशन बनी थी यूज ऑफ रिसर्च। एंड चौथी डायमेंशन बनी है तो टाइम डायमेंशन इन रिसर्च। अब उसी की चर्चा यहां पर की गई। सबसे पहला डायमेंशन कौन सा? पर्पस ऑफ द स्टडी, जिसमें पहला नाम क्या है? एक्सप्लोरेशन। अब एक्सप्लोरेशन को आप अच्छी तरह समझ चुके पहले ही। एक्सप्लोरेशन का मतलब क्या होता है? किसी सामाजिक घटना का विश्लेषण करने वाले अध्ययनों के अनुक्रम में पहला कदम होता है जो काफी हद तक अज्ञात है। खोजपूर्ण अनुसंधान अक्सर क्या, मतलब एक्सप्लोरेशन से आपको एक चीज का जवाब मिलता है, क्या, मतलब क्या हुआ, ठीक है? क्या प्रश्न को संबोधित करता है। मतलब खोजपूर्ण अनुसंधान जो है, मतलब एक्सप्लोरेटिव, हाँ, एक्सप्लोरेशन या एक्सप्लोरेटिव जो रिसर्च है वो एक प्रश्न को क्या करता है? आपके साथ उत्तर देता है। कौन सा प्रश्न? क्या। तो ये जो लाइन है ना, ये क्वेश्चन है उसका, नेट का, एनटीए का एक क्वेश्चन है अपना। खोजपूर्ण अनुसंधान अक्सर क्या प्रश्न को संबोधित करता है। तो जब आप नोट्स बना रहे होंगे तो वहां पर एक्सप्लोरेशन लिखेंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे क्या। लेकिन ये क्या जो लिखे इसके लिए आपको पता होना चाहिए क्या लिखा है। मतलब ये नहीं कि 6 महीने बाद जब पढ़े तो क्या, ये क्या है, ऐसा नहीं। इसके लिए पहले विश्लेषण कर ले रहे हैं, नहीं तो पता चला कि आप खुद का नोट्स बनाए और हमसे पूछ रहे हैं कि सर इसमें क्या होगा। नहीं, तो अगर शॉर्ट में लिखते हैं तो ऐसे लिखिए कि आपको समझ में आ जाना चाहिए। मतलब खोजपूर्ण अनुसंधान अक्सर क्या करता है? क्या प्रश्न को संबोधित करता है। ये एक उसका इंपॉर्टेंट एनटीए का लाइन है, उसका एक प्रश्न है। खोजकर्ता, शोधकर्ता अक्सर विश्लेषण के लिए डेटा को बारीकी से देखने और एकत्र करने के लिए गुणात्मक तकनीकों का उपयोग करते हैं। अब एक चीज फिर यहां से एक नया प्रश्न आ गया कि अगर एक्सप्लोरेशन करना है किसी चीज का तो उसके लिए कौन सी तकनीक लगानी पड़ेगी? गुणात्मक तकनीक लगानी पड़ेगी। अब इस पूरे डेटा में 2 ही चीज को लिखना है। कौन? एक सामाजिक घटना, दूसरा कॉमा देकर क्या, और तीसरी चीज क्या लिखनी है? गुणात्मक तकनीक। मतलब एक्सप्लोरेशन जब भी होगी तो 3 चीज होंगी, किसी घटना से रूबरू होना, और उसके लिए जो डेटा एकत्र किया जाता है तो कौन सी तकनीक लगाएंगे? गुणात्मक तकनीक लगाएंगे। क्योंकि जैसे ही आ जाती है सामाजिक, सोशल, और उसके लिए हमने
जो आपको नोट्स दिया है उसमें एक टेबल बना हुआ है, पैराडिगम, पोस्ट पॉजिटिव पैराडिगम और पोस्ट पॉजिटिव पैराडिगम, आप देखिएगा उसमें दिखाऊंगा। तो जो क्वालिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव जो होता है वो होता है कौन सा, क्वालिटेटिव का मतलब कौन सा, साइंस वाला, मतलब जो साइंस से संबंधित है उसको कहते हैं क्वालिटेटिव, और जो सोशल साइंस से संबंधित है उसको कहते हैं नहीं सॉरी उल्टा कर दिए, जो साइंस से संबंधित है वो है क्वांटिटेटिव और जो सोशल साइंस से संबंधित है वो है क्वांटिटेटिव। मतलब अगर सामाजिक घटना है इसका मतलब गुणात्मक तकनीकी होगा। जैसे ही बात आ जाएगी सामाजिक, सामाजिक मतलब सोशल साइंस, और सोशल साइंस जिस रिसर्च में इंक्लूड होगा वहां पर कौन सी तकनीक लगाई जाएंगी, हाँ क्वालिटेटिव गुणात्मक तकनीक लगाई जाएगी। अगर किसी रिसर्च में आ रही है कौन सी, साइंस वाली बात आ रही है, मतलब विज्ञान वाली बात आ रही है, तो वहां पर क्या लगाई जाएंगी, क्वांटिटेटिव मात्रात्मक, दो वर्ड आती है, मात्रात्मक गुणात्मक। तो अगर कोई चीज रिसर्च में साइंस, साइंस का मतलब मात्रात्मक क्वांटिटेटिव, कोई चीज सोशल साइंस मतलब गुणात्मक क्वालिटेटिव। अब हम ये कहते हैं कि आप लोग बैठ के सुनिए और यहां से क्वेश्चन आएगा, अपने आप बन जाएंगे। तीन चीजें वर्ड इंपॉर्टेंट होगा, एक्सप्रेशन क्या, कौन सी, दूसरी चीज सामाजिक घटना, एंड तीसरी चीज गुणात्मक तकनीक। इसके अलावा इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये एक्सप्लेनेशन है, आपको जब जरूरत होगी तब पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अगली है कौन सी, डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव का मतलब वर्णन करना, और ये किससे संबंधित होता है, ये कौन से प्रश्न से संबंधित होता है, कैसे, हाउ, नहीं कैसे और कौन। मतलब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है वो दो, कैसे और कौन प्रश्नों पर केंद्रित होता है। एक्सप्लोरेशन किस पर था, क्या, डिस्क्रिप्टिव किस पर है, कौन कैसे, कौन और कैसे, कैसे और कौन। बोला कि किसी सामाजिक घटना के बारे में अधिक विकसित विचार की आवश्यकता होती है। यहां शोधकर्ता किसी सामाजिक सेटिंग या रिश्ते का स्पष्ट रूप से वर्णन या विवरण देने में संलग्न होते हैं। मतलब जो सामाजिक घटना आपके सामने दिखी उसके बारे में पूरी विवरण आगे कहना, मतलब एक प्रवक्ता के तौर पर आकर के सारी बातों को सामने रखना कि बस इस घटना को जन्मदाता कौन थे, तो फन्ना थे, कैसे किया, तो कुल्हड़ लेके आया काट दिया लोगों। नहीं पढ़े कि नहीं ऐसा न्यूज, ऐसा न्यूज सुने कि नहीं, नहीं सुने, कुदाल से काट देना, कुल्हड़ से काट देना, खतरनाक न्यूज सब है ना। तो वही है उंगली माल डाकू, नहीं महिषासुर, नहीं वही लोग, उस राक्षस थोड़े कम है कलयुग में। कहते थे कि भाई वो लोग राक्षस थे, भाई वो लोग सही में राक्षस था, तो लोग उसको चित्रित कर दिए थे कि राक्षस है, उसके पास जाओगे मार देगा। अभी कहाँ राक्षस है पता ही नहीं चल रहा है, पता चलेगा कि तुरंत मानव था तुरंत राक्षस बन गया, तुरंत कुल्हाड़ लेके आया सीधे काट दिए लोग। ठीक है, तो कहता है कि जो सामाजिक घटना दिखी, उस सामाजिक घटना के जन्मदाता कौन थे, तो फन्ना व्यक्ति, फन लिखते ना, जैसे पेपर में लिखा रहता है कि दरभंगा जिला के बेला दुल्ला मोहल्ला में, नहीं बेला दुल्ला मोहल्ला आप कर रहे हैं ना, बेला दुल्ला मोहल्ला मतलब किसी भी अमुक व्यक्ति, अब किसी का नाम लेंगे तो हो सकता है कोई सुन रहे हो, तो नाम नहीं, फन्ना व्यक्ति का बेटा है ना, या अज्ञात युवक ने हमला कर दिया। ठीक है, तो ये क्या है, डिस्क्रिप्टिव है, जो घटना थी उसको एज इट इज डिस्क्राइब कर दिया, उस घटना के पीछे कौन है और वो घटना कैसे हुई इसके बारे में विस्तृत बताना। तो डिस्क्रिप्टिव के साथ कौन आ गया, कौन और कैसे। किसी घटना का क्या करना, केवल वर्णन करना है ना, और वहां क्या था, किसी घटना का विश्लेषण करना। अगली चीज नेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन। अब एक्सप्लेनेशन में क्या होता है सुनिए, कहता है कि जब शोधकर्ता स्पष्टीकरण में संलग्न होते हैं, नहीं तो वे सक्रिय रूप से क्यों प्रश्न को समझाने का प्रयास कर रहे होते हैं। मतलब अब यहां पर क्या आ जाएगा प्रश्न, क्यों, नहीं जैसे आप स्पष्टीकरण दे रहे हैं, जैसे किसने कहा कि सर उसने किसको मारा, भाई क्यों मारा, तो ये जो क्यों अंतर बताते हैं कि सर उसको उसने गाली दे दिया था इसीलिए मारा, नहीं क्यों कर दिया, गाली दिया था इसीलिए मारा। तो ये जो गाली देना बात जो आप पूरे स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, उनको स्पष्टीकरण दे रहे हैं, उसी को कहते हैं एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लोरेशन
डिस्क्रिप्टिव और एक्सप्लेनेशन तीनों अलग अलग चीज है। एक्सप्लोर करने का मतलब होता है कोई घटना घटित हुई उसका विश्लेषण करना और उससे संबंधित प्रश्न क्या होते हैं, क्या क्या का उत्तर देना। और जो डेटा कलेक्ट करते हैं उसके लिए क्या होती है, गुणात्मक तकनीक का उपयोग करते हैं। दूसरा क्या था हमारा, डिस्क्रिप्टिव, कोई सामाजिक घटना थी उसको एज इट इज डिस्क्राइब करना, उसके बारे में विवरण देना। वहां पर कौन सा प्रश्न होता है, कौन और वो घटना कैसे हुई। तीसरी चीज है एक्सप्लेनेशन, मतलब किसी घटना का स्पष्टीकरण दे रहे हैं। जैसे हमने पूछा कि रे कुदाली से काट दिया, कैसे काट दिया भाई, है ना, क्यों काटा होगा, तो कहा सर जानते नहीं है, उसको क्या हो गया, खून सवार हो गया होगा। हाँ, जमीनी विवाद, खून सवार हो जाना, नहीं क्या करना, खून सवार होना। और खून सवार क्यों होता है पता है, वो खून इसलिए सवार होता है कि उसको ना नैतिकता से कोई मतलब मुती नहीं है। जिस दिन मानव में नैतिकता खत्म हो जाएगी उस पर खून सवार हो जाता है। ठीक है, तो वो जो क्यों स्पष्टीकरण आप दे रहे हैं, तो वही क्या है, एक्सप्लेनेशन। नहीं सुनते न्यूज भाई, कोनो थोड़ा नया थोड़े बता रहे हैं। आज भी पेपर उल्टिएगा तो कोई ना कोई जरूर होगा कि हाँ हसुआ से काट दिया तो किसी दिन ग्रास से काट दिया, मतलब वो न्यूज एकदम फ्रंट पर छपेगा, एकदम मसाला। और उसी पत्रकार के पास जाइए कि सर ये चीज नहीं, मजा नहीं है कोनो। तो पता है समाज हमारा क्या करता है, समाज हमारे जो बुरी चीजें हैं उसको और ज्यादा उद्धृत करते हैं। नहीं, कोई भी मतलब जो घटना हो, वो अच्छी घटना हो, आपको कब पता चलती है, 10 दिन बाद, इवन नहीं भी पता चलता है। कोई बुरी घटना हो तुरंत 1 सेकेंड में, झटके में। ठीक है, तो कहता है कि स्पष्टीकरण अधिक बुनियादी खोजपूर्ण और वर्णनात्मक अध्ययनों के परिणाम स्वरूप किसी सामाजिक घटना के बारे में एकत्र किए गए पहले से मौजूद ज्ञान पर आधारित होता है। और स्पष्टीकरण देने के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है, तो पहले जरूरत होती है कि किसी व्यक्ति ने उसका जो वर्णन किया है उसको पढ़ना, और किसी व्यक्ति ने उस घटना का जो विश्लेषण किया है उसको पढ़ना, तभी आप स्पष्टीकरण दे सकते हैं। इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब ये है कि एक्सप्लेनेशन रिसर्च के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है, एक्सप्लोरेशन की जरूरत होती है, डिस्क्रिप्टिव की जरूरत होती है। तो अगर यहां पर एक समीकरण में लिखूं आपके सामने, तो ये सही है या नहीं बताइएगा। एक्सप्लेनेशन बराबर एक्सप्लोरेशन प्लस डिस्क्रिप्टिव। क्या यह हमारा इक्वेशन सही है या नहीं है। हमने जो लिखा एक्सप्लेनेशन रिसर्च का मतलब है कि एक्सप्लोरेशन प्लस डिस्क्रिप्टिव, सही है गलत है मेरा, सही है। क्यों सही है, तो स्पष्टीकरण, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में क्या देना है, स्पष्टीकरण। अच्छा, किसी घटना पर आपको स्पष्टीकरण देना है, आप बिना जाने दे सकते हैं क्या, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उस घटना का अगर किसी ने विश्लेषण किया है, चाहे वो न्यूज़पेपर में हो चाहे किसी व्यक्ति ने किया हो, तो आप उनको सुनेंगे कि नहीं, पहले सुनेंगे, सुनेंगे ना। तो जब भी सुनेंगे तो मतलब एक्सप्लोरेशन की हेल्प ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, ले रहे हैं। प्लस किसी व्यक्ति ने अगर उसको डिस्क्राइब किया हुआ है तो आप सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, सुनेंगे। विश्लेषण और डिस्क्राइब अलग है। डिस्क्राइब मतलब जो घटना जैसी थी उसको वैसे बता दिया, विश्लेषण का मतलब उसके अंदर क्या छुपा हुआ था उसको निकाला, उसने उसके अंदर क्या नहीं छुपा हुआ था उसको निकाला। जब इन दोनों चीज को आप जान जाएंगे तभी आप क्या कर सकते हैं, तभी आप एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन मैंने लिखा है ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहां पर एक्सप्लेनेशन में हम जवाब देते हैं क्यों, और क्यों का जवाब देने के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है। पहला होता है कौन, नहीं कौन इसमें नहीं होता ना, क्या, इसके अंदर क्या है, क्या और प्लस कौन और कैसे, कौन और कैसे। अब ये चीज मैंने बता दी, लेकिन ये चीज निकालनी किसको, जब आप इसको पढ़ेंगे तब आपको ये चीज नया निकला यहां से, कि मतलब एक्सप्लेनेशन अगर करना है तो 2 चीजों की जरूरत होगी, एक्सप्लोरेशन प्लस डिस्क्रिप्टिव। अब यहां बोलेंगे कि ये चीज तो लिखी नहीं है नोट्स में, लिखी हुई है, मैं दिखाता हूं आपको। इस प्रकार स्पष्टीकरण अधिक बुनियादी खोजपूर्ण, अधिक बुनियादी खोजपूर्ण, खोजपूर्ण का मतलब एक्सप्लोरेशन, और वर्णनात्मक, वर्णनात्मक का मतलब डिस्क्रिप्टिव, अध्ययनों के परिणाम स्वरूप
मतलब जब इन दोनों का हम अध्ययन कर लेंगे उसके परिणाम स्वरूप कौन आएगा? स्पष्टीकरण आएगा, है ना लिखा हुआ कि थकिए मत। अगला है आइडियोग्राफिक एंड नोमोथेटिक। आइडियोग्राफिक का मतलब होता है अद्वितीय, अनोखा। रिसर्च क्या करता है? कुछ अनोखा निकाल कर देगा, अद्वितीय। जैसे अनोखा चीज आपको बताया ना कि स्थान के साथ साथ आपकी पहचान बदलती है। आपने कहा कि निक नेम, नहीं, निक नेम की जरूरत ही नहीं है। तो रिसर्च क्या करता है? कोई अनोखा चीज आपके सामने प्रस्तुत करेगा। कहता है कि जब हम एक मुहावरेदार स्पष्टीकरण पूरा कर लेते हैं तो हमें लगता है कि हम किसी विशेष उदाहरण में जो हुआ उसके कई कारणों को पूरी तरह से समझ चुके हैं। ये आइडियोलॉजी का मतलब होता है अद्वितीय, जैसा अभी तक नहीं हुआ था। साथ ही हमारे स्पष्टीकरण का दायरा वर्तमान मामले तक ही सीमित है। हालांकि मुहावरेदार स्पष्टीकरण के कुछ हिस्से अन्य स्थितियों पर लागू हो सकते हैं। हमारा इरादा एक मामले को पूरी तरह से समझना होता है, मतलब कोई ऐसी चीज निकालना जो कि बिल्कुल क्या हो, अद्वितीय हो, अलग पहचान रखता हो उसमें। तो वही रिसर्च है ना कि कोई नई चीज को खोजना। तो रिसर्च में क्या होता है? उसकी जो डायमेंशन होती है, एक होती है आइडियोग्राफी, मतलब किसी भी घटना से, किसी भी तथ्य से एक अद्वितीय चीज को क्या करना, बाहर निकालना, आइडियोग्राफी। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है हमारा नोमोथेटिक। नोमोथेटिक का मतलब होता है किसी एक के बजाय स्थितियों या घटनाओं के एक वर्ग की व्याख्या करना चाहता है। मोर कवर या केवल एक या केवल कुछ व्याख्यात्मक कारकों का उपयोग करके कुशलता पूर्वक व्याख्या करना चाहता है। मतलब अब जैसे कहीं एक जगह मर्डर हुआ तो देखते होंगे कि पुलिस वाला क्या करता है कि उसी से मिलता जुलता अगर कोई मर्डर हुआ है तो उन सभी मर्डर केस का क्या करता है, वो एक चार्ट, फ्लो चार्ट बनाता है ना कि कहीं ये सीरियल किलिंग का मामला तो नहीं है। मतलब कोई आदमी जो मेंटल पागल हो जाता है तो वो सीरियल किलिंग करने लगता है। नहीं, जैसा कोई कोई आप देखेंगे, शो देखेंगे, डॉक्यूमेंट्री देखेंगे तो वहां पर आता है कि मतलब किसी को, मतलब किसी बात से आघात पहुंचा तो वो समाज में उस दिन से पागल हो गया और सीरियल किलिंग करता है। किसका? हाँ, क्राइम पेट्रोल में। और भी घटना सही भी है ना? नहीं, घटना सही है। दिल्ली वाला जो केस हुआ था अभी, जो अपनी गर्लफ्रेंड को काट करके रख दिया था इसमें फ्रिज में, तो सही घटना ही है ना। देखिए, जो भी डॉक्यूमेंट्री शो देखते हैं ना वो एक सही घटना पर आधारित होती है। तो वही तो प्रॉब्लम है ना। देखिए, वो डॉक्यूमेंट्री को सॉल्व नहीं करेगा तो आपको मजा आएगा देखने में? क्या नहीं। देखिए वही ना, देखिए डॉक्यूमेंट्री में सॉल्व करना आसान है क्योंकि वो एक क्या काल्पनिक घटना होती है ना, या उसका एक स्टूडियो में बन रहा होता है, तो सब चीज उसको एकदम क्या एक सीरियल में जुड़ी हुई है। रियल वर्ल्ड में क्या है कि रियल वर्ल्ड में उसकी एक अलग पहचान है ना। अब जैसे जिसने मर्डर किया वो क्या है, फन्ना नेताजी के बेटे हैं। जैसे अभी एक मर्सरीज से 7 लोगों पर एक ही साथ मर्सरीज चढ़ा दिया, ठीक है, वही है ना मुंबई में घटना। तो रियल वर्ल्ड में अलग सिचुएशन है ना, इसीलिए ना कहता है, देखिए जब समाज में शिक्षित होंगे समाज तो वो एक सही डिसीजन ले पाते हैं, नहीं तो वो कभी सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। अब जैसे सही डिसीजन बताता हूँ, आंध्र प्रदेश का चुनाव हुआ था 4 जून को। आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? नहीं पता? अरे बिहार का पता है कि नहीं? हाँ चलिए ठीक है। आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री चुने गए के चंद्रबाबू नायडू। हाँ, के चंद्रबाबू नायडू, ठीक है। हाँ, जो आंध्र प्रदेश के नए चीफ मिनिस्टर बने। इससे पहले थे के जगन मोहन रेड्डी, ठीक है। 2014 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य 2 अलग अलग राज्य बने थे। जो तेलंगाना राज्य का राज्य है उस जो आंध्र प्रदेश का हिस्सा था, जैसे आज बिहार से झारखंड अलग हुआ, सेम आंध्र प्रदेश से अलग हुई थी तेलंगाना 2014 में, ठीक है, जब मोदी जी पहली बार जीत करके प्रधानमंत्री बने थे उसी साल, ठीक है। 2 राज्यों का बंटवारा हुआ था। तो 2 राज्यों का जब बंटवारा हो जाता है तो वहां समस्या होती है कि राजधानी तो एक ही होती है ना कोई। जैसे आप मान लीजिए बिहार से कहता है कि मिथिलांचल राज्य को अलग कर दीजिए, मिथिला को अलग कर दीजिए, तो मिथिला को अलग कर दीजिए तो भाई राजधानी तो अभी एक ही है बिहार में पास। वही समस्या वहां भी थी। आंध्र प्रदेश की राजधानी थी हैदराबाद 2014 में। तो जब वहां पर सरकार ने क्या सोचा कि नहीं, अब क्या करते हैं, मतलब 2 अलग अलग राज्य बनाते हैं। तो अब राजधानी कहाँ से, क्योंकि राज्य चलाने की राजधानी चाहिए ना। तो उन्होंने कहा कि देखिए 10 साल तक एक बाउंड बना, दोनों जो राज्य थे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का,
कि दोनों की हम संयुक्त राजधानी होंगी। जैसे अभी भी संयुक्त राजधानी है कि नहीं? हाँ, संयुक्त राजधानी है कि नहीं? किसी राज्य की संयुक्त राजधानी अभी भारत में? पंजाब की राजधानी कहाँ है? पंजाब राज्य जो है उसकी राजधानी कहाँ है? और हरियाणा की राजधानी कहाँ है? मास्टर साहब, एकदम नॉर्मल जीके का प्रश्न है, आप लोग तो प्रोफेसर पे आ गए हैं। ठीक है, दोनों बैठे हुए हैं। अभी भारत में 2 राज्य ऐसे हैं जिसकी राजधानी संयुक्त है। कौन? पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़ एंड हरियाणा राज्य की भी राजधानी है चंडीगढ़। ठीक है, वो अपना एक कॉमन राजधानी बनाकर काम कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि 10 साल हम कॉमन राजधानी पर काम करेंगे और 10 साल बाद 2024 में, जो इस साल चल रहा है, 2024 में मतलब आंध्र प्रदेश को अपनी एक नई राजधानी घोषित करनी होगी। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी चुना गई अमरावती को। के चंद्रबाबू नायडू का सरकार था 2014 में। तो उन्होंने कहा कि हम अमरावती को नई राजधानी बनाएंगे और इस भारत का सबसे मॉडर्न शहर बनाएंगे उसको। और बजट बनाया था उन्होंने 50,000 करोड़ रुपए का बजट था कि उससे नई राजधानी बनाएंगे। मतलब बिल्कुल उसमें IT सिटी सब कुछ एक प्लान्ड वे में। ठीक है, अब क्योंकि अब उतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो समय लगेगा ना, कोई घर नहीं ना बना रहे कि एक मंजिल का खींच दिए, राजधानी बन रही है। तो 3-4 साल काम चले। 2019 में क्या हुआ कि इलेक्शन हुआ। तो जब इलेक्शन हुआ तो चंद्रबाबू नायडू हार गए। ठीक है, और फिर बने कौन से CM? जगनमोहन रेड्डी। जगनमोहन रेड्डी जब फिर CM बने तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, हम इस पर काम नहीं करेंगे, हम आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी बनाएंगे, अमरावती, विशाखापट्टनम और एक और जगह का है, मतलब 3 राजधानी बनाएंगे। और ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है, इससे पहले दुनिया में ऐसे भी राज्य हैं, देश हैं जिसकी 3-3 राजधानियां हैं। जैसे भारत की राजधानी की अगर बात करें तो भारत की प्रशासनिक राजधानी कहाँ है? दिल्ली। आर्थिक राजधानी कहाँ है? मुंबई। ठीक है, IT राजधानी कहाँ पर? बेंगलुरु। इस तरह से उन्होंने डिफाइन किया, मतलब लोगों को एक्सप्लेन किया कि हम इस तरह से काम कर रहे हैं, मतलब लोग नया ना लगे। और उस अमरावती शहर बनने के लिए जितने भी किसान ने जमीन दी थी या जिन प्रोजेक्ट पे पैसा लगाया था, सबका डूब गया पैसा। सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ किसान का, जिसने अपनी जमीन दी थी। तो जमीन इस शर्त पर उन्होंने दी थी कि हम आपकी जमीन ले रहे हैं, राजधानी में आपको रहने का जगह और व्यवसाय करने के लिए जगह देंगे आपको। ऐसा सरकार के साथ उनका डील हुआ था। और जब तक राजधानी नहीं बनती है तब तक आपको हर एक साल 50,000 रुपए उसका किराया दिया जाएगा, जब तक राजधानी नहीं बनती है तब तक। वो चीजें जगनमोहन रेड्डी बंद कर दी, क्योंकि अब तो राजधानी ही नहीं बननी तो पैसा क्यों देंगे। नहीं, इस बार बुरी तरह से हारे हैं बेचारे। क्या हारे हैं? बुरी तरह से वो हारे हैं जगनमोहन रेड्डी। और फिर चंद्रबाबू नायडू आ रहे हैं और इस बार बजट 1 लाख करोड़ का है। नहीं, और 2028 में जाकर के क्या हो जाएंगे? काम पूरे हो जाएंगे। 2028 में भारत में सबसे मॉडर्न शहर आपको देखने को मिलेगा अमरावती शहर। जैसे महास्मृति साम्राज्य है ना, ठीक उसी तरह का अमरावती से। तो सीख इससे क्या मिलती है कि अगर राज्य पर अगर समस्या आएंगी ना तो हम नई सरकार को चुनेंगे। अब ये नहीं कि मतलब BJP को हरा देना है, नीतीश को हरा देना, ऐसा नहीं, मेरा मंशा नहीं है। ठीक है, नई सरकार को चुननी है। क्यों? तो हम शिक्षित है और सही तरह से क्या कर रहे हैं? डिसाइड कर रहे हैं क्योंकि कौन हमारे लिए बेटर है, कौन बेटर नहीं है। राजधानी बनेंगे तो फायदा किसको होगा? हर एक किसान को कमर्शियल जगह मिलेंगी, आप व्यवसाय कर सकते हैं, रह सकते हैं, एक राज्य को अपनी एक नई पहचान मिलेंगी। और 3-3 राजधानी बनाने से देखिए 3 जगह से कंट्रोल करे और एक जगह से कंट्रोल करे, फायदा किसमें? अगर मान लीजिए कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दे दिया जाए कलकत्ता में, सचिवालय चल रहा है दिल्ली में और संसद भवन बना दे बंबई में, सही रहेगा क्या? नहीं। तो दिल्ली में क्या है? सब कुछ संयुक्त रूप से बनाई गई कि सब कुछ यहीं से क्या हो, भारत की प्रशासनिक व्यवस्था चले। इसीलिए रियल वर्ल्ड में समस्या सॉल्व नहीं होती, वहां सॉल्व हो जाती है प्रॉब्लम यहाँ पर। ठीक है, तो अगर हम शिक्षित होंगे ना तो शिक्षित तरह से डिसाइड करेंगे कि भाई कोई भी व्यक्ति हो, अगर गुनाह किया है तो उसको सजा उसकी मिलेंगी ही मिलेंगी। ठीक है, तो उसके लिए एक्सप्लेनेशन के लिए क्या जरूरत है? डिस्क्रिप्टिव प्लस एक्सप्लोरेशन की। और आइडियोग्राफिक और नोमोथेटिक कह दिया कि हम के एक घटना का नहीं, एक पूरी घटना के सीरीज का क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। आइडियोग्राफी में क्या है? कुछ अद्वितीय चीज लाएंगे। इसमें क्या था?
उस एक घटना को नहीं, उस पूरी घटना को एक श्रृंखला में क्या करके अध्ययन करेंगे। अगली है तीसरा डायमेंशन, द यूज ऑफ रिसर्च, जिसमें पहला आता है कौन सा, बेसिक रिसर्च। अब बेसिक रिसर्च में क्या होता है, कोई नई थ्योरी बनाते हैं। बेसिक मतलब घटना को हमने देखा, बहुत सारे घटनाओं को, उस घटना से प्रेरित होकर हमने एक नियम बनाया, सिद्धांत बनाया, प्रिंसिपल बनाया। तो प्रिंसिपल बनाना, नियम बनाना नहीं, रूल बनाना, ये किसका काम है, बेसिक रिसर्च का। और जब इसकी जरूरत होगी तो उसको क्या किया जाएगा, अप्लाई किया जाएगा। तो जब अप्लाइड करेंगे, अप्लाई जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो रिसर्च अप्लाइड रिसर्च हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अप्लाइड रिसर्च हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो, अप्लाइड रिसर्च। बुनियादी शोध के विपरीत व्यवहारिक शोधकर्ताओं का तर्क है कि फंडिंग केवल उन वैज्ञानिक परियोजना पर खर्च की जाए जिनका उद्देश्य किसी विशिष्ट नीति, सामाजिक या पर्यावरणीय मुद्दों को क्या करना होता है, हल करना है। मतलब हम केवल क्या करेंगे, जो पॉलिसी वहां पर हमने बनाया है उस पॉलिसी को कहीं पर लागू करना, मतलब जो नियम बनाया गया है उसको क्या करना है, लागू करना। जैसे अब आपने कहा कि आपने बहुत सारे देखा कि जैसे 2+2 को जोड़िए, दो सम संख्या को जोड़िए, तो किसी दो सम संख्या को जोड़िए अपने मन में, जोड़ लिए। दो सम संख्या को जोड़ने पर क्या आता है, सम आता है, विषम आता है, सम आता है। दो सम संख्या को जोड़ने पर सम आता है ना। किस संख्या को जोड़े बोलिए, 4 और 8 को जोड़े, 4 सम संख्या है ना। सम संख्या कौन, जो 2 से विभाजित हो, तो 2 से 4 विभाजित होता है 6 हुआ, दोनों को जोड़िए 10। किसी भी दो सम संख्या को जोड़ेंगे तो हमेशा जो उसका जो सम होता है, मतलब योग होता है, वो सम ही होगा, सम संख्या ही होगा। होगा कि नहीं होगा। तो अब बहुत सारे घटना को देखकर आपने नियम बना लिए। अब आपके पास एक समस्या आई, 12 + 14, 12 + 14, ये इसका योग सम संख्या होगा या विषम संख्या होगा। तब आप सोचेंगे या डायरेक्ट लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे ना कि दो सम संख्या है, 12 भी सम संख्या और 14 भी सम संख्या है, और दोनों का योग क्या होगा, सम संख्या होगा। क्यों, क्योंकि इसके पहले हमने नियम बना लिया है ना। उसको कहते हैं अप्लाइड रिसर्च। ठीक है। अब अप्लाइड रिसर्च के अलग अलग पार्ट हैं। एक्शन रिसर्च, ये एनटीए का फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, एक्शन रिसर्च, किसी भी रिसर्च से क्वेश्चन पूछे ना पूछे, एक्शन रिसर्च से क्वेश्चन पूछेगा, है ना। और उसमें भी एक क्वेश्चन उसका कॉमन है कि एक्शन रिसर्च का सीक्वेंस क्या होता है। तो एक्शन रिसर्च का सीक्वेंस होता है प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट। सबसे पहले प्लान करना, फिर उस प्लान के हिसाब से एक्ट करना, फिर उससे ऑब्जर्व करना, जो हमने एक्शन किया उसको ऑब्जर्व करना, और जब ऑब्जर्वेशन होती तभी चीजें रिफ्लेक्ट होंगी, दूसरे को दिखेंगी। ये एनटीए का फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, एक्शन रिसर्च से। ठीक है, तो एक्शन रिसर्च का मतलब होता है कि अनुसंधान और सामाजिक कार्रवाई के बीच रेखा को खत्म करने का प्रयास। दूसरे शब्दों में शोधकर्ता के लक्ष्य अक्सर सामाजिक, राजनीतिक और वित्तीय शक्ति के असमान वितरण के आधार से प्रेरित होती है। मतलब यहां पर प्रश्न देखिए, जब भी कभी सामाजिक घटनाओं में कहा जाए कोई सामाजिक घटना घटित हुई है, इसमें कौन सा रिसर्च लगाया जाएगा, तो एक्शन रिसर्च लगाया जाएगा। कोई राजनीतिक घटना की बात हो रही है, उसमें कौन से रिसर्च लगाए जाएंगे, एक्शन रिसर्च लगाए जाएंगे। किसी वित्तीय घटना की बात हो रही है, कौन से रिसर्च लगाए जाएंगे, एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च का काम होता है कि फटाक से उस पर क्या करना, उस पर कोई कंक्लूजन निकाल कर देना, नहीं, फटाक से किसी पर क्या करना, कंक्लूजन निकाल कर देना। अब जैसे सामाजिक घटना हो कि एनटीए का पेपर लीक हो गया भाई, तो किसको दिया गया, सीबीआई को दिया गया जांच करने के लिए। अब सीबीआई क्या करेंगे, एक्शन मोड में आकर फटाफट रिसर्च करके तुरंत बयान देंगे कि हाँ नहीं इस तरह का काम हुआ था। जैसे सीबीआई ने प्लान किया कि भाई, कहा कि हमने गलती से हमने कह दिया कि नहीं, सुने कि नहीं, सरकार ने कही कि हमसे गलती हो गई, मतलब धोखे से एग्जाम कैंसिल हो गया। हुआ कुछ और था, हम जल्दबाजी में थे और जल्दबाजी में हमने निर्णय ले लिया। सोचिए, भारत सरकार की एक मंत्रालय ये बयान आकर कहे कि अगर हमसे गलती हो गई, तो मतलब इस तरह, मतलब आपकी सरकार में बिल्कुल जान नहीं है ना, तब दम नहीं है भाई। 10 लाख बच्चों का एग्जाम देना, और इससे क्या होती है, बहुत सारी चीज अफेक्ट होती है। नया सेशन इतना अफेक्ट होता है, नया सेशन में जहां पर चेयर भरे होने चाहिए वहां पर चेयर खाली रहते हैं। क्यों पता है, सब लगे हुए हैं कि अब तो दिसंबर वाला होगा, देखेंगे सितंबर से। किसी ने एग्जाम दिया है वो फंसे हुए हैं, मतलब सब अलग अलग जगह फंसे हुए हैं। ठीक है, और मतलब छात्र को परेशानी, शिक्षक को परेशानी,
उसके गार्जियन को अलग परेशानी, क्यों? तो धोखे से हो गया, मतलब रिसर्च किया नहीं और सीधा काम कर दिया, कहा कि नहीं कैंसिल, मतलब हमको लगता है कि लीक हुआ है, कैंसिल कर दो सीधा। ठीक है, नीट का पेपर आप कैंसिल करने से पहले 10 बार सोच रहे थे, क्यों पता है? क्योंकि उसमें बड़का बड़का पाई वाला का बेटा सब दे करके डॉक्टर बन रहा था। नहीं, इसमें तो भाई किसी का बाप देगा 1 करोड़ रुपया JRF करने के लिए? नहीं ना देगा। लेकिन 1 करोड़ दे सकता है डॉक्टर एग्जाम क्या करने के लिए, पास करने के लिए, आराम से दे सकता है। क्यों? तो उसमें तो बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, मतलब वो कह रहा है कि उसके पेपर लीक हुए हैं, तभी सरकार कहती है ना हमको नहीं लगता है। करना था उसका कैंसिल, कर दिया किसका? नेट का कैंसिल। तो उसको लगा होगा जैसे अपने बिहार में एक कंफ्यूजन है, लोग समझते हैं ये एग्जाम नीट और नेट ये एक ही है। हमको भी कितनी बार पूछा गया है, हमको लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान जी भांग खा के सोए हुए थे, उनको करना था इसको कैंसिल, कर दिया इसको कैंसिल। किसका? नहीं, अब जो कैंसिल हो गए वो तो फिर से नहीं हो सकते ना, जब प्रक्रिया खत्म हो गई तो फिर से नहीं हो सकते उसको फिर, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑर्डर्स है ना, एक बार अगर सर्कुलर पास हो गया तो फिर खत्म हो गई चीजें। अब नहीं भी, अगर मान लीजिए नहीं भी कैंसिल हुआ है, तभी उस पेपर पर रिजल्ट निकालना स्वीकार नहीं करेगा ना कोई, क्योंकि जैसे ही एक बार चीज कोई चला गया डस्टबिन में, उसको फिर से निकालना नहीं है। फर्स्ट एग्जाम तो होंगे ही फिर से। लेकिन नीट का नेट का जो पेपर लीक हुआ था वो धोखे से हो गया, मतलब कह रहा है कि एग्जाम धोखे से कैंसिल हो गया, मतलब कुछ फैक्ट्स हमारे पास आए, उस फैक्ट्स के बेस पे हमने कर दिया। देख, फैक्ट को चेक तो करना चाहिए कि भाई फैक्ट क्या चेक हो रही हैं, क्योंकि हो सकता है कि देखियो अब क्या है कि पुराने क्वेश्चंस भी लोग क्या करते रहते, इधर से उधर भेजते रहते हैं। अब पुराने क्वेश्चन के तर्ज पे नए क्वेश्चन को जज कर देंगे। अब होता क्या है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे जरूर होते हैं कि जो पुराने समय में पूछे गए और इस बार में पूछे गए, ऐसा एक आधा क्वेश्चन जरूर ऐसा होता है। अब एक आधा क्वेश्चन सर्कुलेशन हुआ और उस बेसिस पे हमने कह दिया कि नहीं इसका मतलब पूरा एग्जाम कैंसिल कर देंगे, गड़बड़ हो जाती है ना। सबसे परेशानी कि विद्यार्थी को होती है ना, आप एक माइंड सेट करके जाते हैं, एग्जाम दे दिए, अब क्या होता है कि सेशन रहता है, अब इस सेशन क्या होगा बिल्कुल बेकार कर देगा, पता है क्यों? रीजन बताता हूँ। 22 अगस्त एग्जाम है, 4 सितंबर एग्जाम खत्म, रिजल्ट कब आएंगे? सितंबर के लास्ट में, अक्टूबर नवंबर फिर दिसंबर में क्या होगा? फिर एग्जाम होगा। अब नए स्टूडेंट की तैयारी नहीं कर सकते, करा सकते, जो पुराने स्टूडेंट फेल हुए उनके लिए ठीक है, चलो मान लो 2 महीने बाद उसको फिर से पेपर है, ठीक मान लेते हैं। जो नए स्टूडेंट के लिए पूरा सेशन खराब हो गया ना, क्योंकि हर टीचर लगा हुआ कि पहले पिछड़ का तो ढंग कर ठीक कर ले, फिर आगे वाले का। क्यों? इसीलिए अप्लाइड रिसर्च अगला है, उसमें सोशल इंपैक्ट असेसमेंट। अप्लाइड रिसर्च का ही दूसरा पार्ट कौन होता है? सोशल इंपैक्ट असेसमेंट, मतलब सोसाइटी पर किसी चीज का क्या इंपैक्ट हुआ है उसका क्या करना, एक्सेस करना। जैसे बाढ़ आ गई तो बाढ़ से क्या क्या प्रभाव हुआ, इसको चेक करना, ये भी क्या है? अप्लाइड रिसर्च का एक पार्ट है। नहीं, बाढ़ आएगी तो क्या क्या होगा? फसल नुकसान हो जाएगा, जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाती है लोगों की, मतलब वित्तीय संकट आ जाता है कि कमाई धमाई बंद हो जाएगा तो वित्तीय संकट आएंगे ही, तो उसको कहते हैं सोशल इंपैक्ट। इट्स पर्पस टू मेजर द लाइकली कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द प्लान चेंज। एरिया ऑफ एसेस इन इंपैक्ट स्टडी इंक्लूड कम्युनिटी सर्विस, सोशल कंडीशन कैसा हुआ, इकोनॉमिक इंपैक्ट कितना पड़ा उस पर, डेमोग्राफिक इंपैक्ट कितना पड़ा, नहीं, इसके बाद इन्वायरमेंट पर क्या प्रभाव पड़ा, हेल्थ आउटकम क्या निकल के आया, साइकोलॉजिकल वेलबींग कैसी, मनोविज्ञान मतलब लोगों के मन स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा। तो किसी भी कोई भी घटना घटित हुई उसके सोशल इंपैक्ट का असेसमेंट करना, ये भी क्या है? अप्लाइड रिसर्च का ही एक पार्ट है। जैसे बाढ़ आई तो बाढ़ से क्या क्या चीज ऐसी हुई। अगली होती है कौन सी? उसी के अंदर इवैल्यूएशन रिसर्च। इवैल्यूएशन रिसर्च का मतलब होता है कि कोई घटना घटित हुई उसको इवैल्यूएट करना, क्या करना? मूल्यांकन करना। क्या करना? उसको मूल्यांकन करना। अब मूल्यांकन करने वक्त भी हम क्या करते हैं? नियमों का पालन करते हैं, जो नियम हमने पहले बनाए थे। ठीक है, अगर हमने पहले नियम बना लिए कि कोई भी अगर एग्जाम में अगर सही क्या करेगा, उत्तर देगा तो 1 नंबर देंगे, और गलत करेगा तो उत्तर ने आंसर उसका मार्क्स नहीं देंगे। तो जब आप एग्जाम की कॉपी चेक करेंगे तो वही काम करेंगे या उल्टा काम करेंगे? वही काम करेंगे ना। तो जो नियम हमने बनाए हैं उस नियम के अनुसार क्या करना, उसको
इवैल्यूएशन करना कि इसमें सही रूप से तर्क को प्रस्तुत किया गया है या नहीं किया गया। जैसे सम संख्या को सम संख्या के साथ जोड़ेंगे तो सम ही आएगा, तो जब आप इवैल्यूएशन कर रहे हैं तो यही चीज देखेंगे कि क्या दो सम संख्या को जोड़ने पर सम संख्या दी गई है या नहीं। क्लियर? चलो नेक्स्ट, अगली हमारी कौन सी डायमेंशन ऑफ रिसर्च में टाइम डायमेंशन, जिसमें आता है क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल। एक समय में एक बिंदु का निरीक्षण करते हैं। क्रॉस सेक्शनल अध्ययन में अनुदैर्ध्य अध्ययन की तुलना में सरल और कम खर्चीले होते हैं। मतलब क्रॉस सेक्शन का मतलब एक बिंदु नहीं, यहाँ पर एक से अधिक होगा, ठीक है। एक बिंदु और उससे संबंधित कोई और बिंदु है, उससे संबंधित कोई और बिंदु है, तो उस बिंदु को क्या करना, एक साथ क्या करना, उसको संबंधित बिंदुओं का अध्ययन। एक बिंदु से संबंधित कोई और बिंदु है, उसको क्या करना, अध्ययन करना। कहां पर आ जाएगा, क्रॉस सेक्शनल में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, क्रॉस सेक्शन, मतलब क्रॉस करवाना, ठीक है। एक बिंदु तो हम अध्ययन कर ही रहे हैं, उससे संबंधित कोई और बिंदु है तो उसको भी क्या करना, उसी समय अध्ययन करना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, खर्चीला कम हो जाएगा, खर्च कम लगेगा। अगले कौन सी, लॉन्गिट्यूडनल। शोधकर्ता एक से अधिक समय पर लोगों या अन्य इकाइयों की विशेषताओं की जांच करते हैं। मतलब समय समय पर, जैसे मान लीजिए जनगणना करना। जनगणना जो है वो क्या है, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च है। कैसे पता है, जनगणना में मान लीजिए हमें कितनी बार काउंट किया गया पता है क्या, जनगणना में आपको काउंटिंग कितनी बार हुई है, जनगणना में आपकी काउंटिंग हुई है या नहीं हुई है। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपका, 2000 कौन सा है, 1997। किसी का मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ अगर 1997 है तो उसे जनसंख्या में कितनी बार इंक्लूड किया गया है, जनगणना में, सॉरी जनसंख्या बोल रहे हैं, जनगणना में कितनी बार इंक्लूड किया गया है। हर साल होता है, 5 साल होता है, 5 साल पर सिर्फ चुनाव होती है। जनगणना जो होता है वो 10 साल पे होता है। इस व्यक्ति को 2000 ईस्वी में जब जनगणना हुआ होगा तो इनका नाम जनगणना में लिया होगा कि इस व्यक्ति की क्या हो गई, जन्म हो गई भारत में, एक व्यक्ति बढ़ गए हैं। दूसरी बार कब हुआ होगा, 2011 में, ठीक है। मतलब 10 साल के अंतराल होते हैं। मतलब अगली जो जनसंख्या होनी थी वो कब होनी थी, 2021 में होनी थी, हो नहीं पाए इसलिए क्योंकि हम लोग कोरोना में व्यस्त थे। तो सरकार ने कहा पहले कुछ दिन कुछ लोगों को मरने दो, काउंटिंग कम हो जाएगा। मान लीजिए अभी काउंट कर लिए अब फिर तुरंत मर गया कहीं मान ले, तो 2-3 साल रहने दे, तो उसके बाद जनगणना करवाएंगे। तो जनगणना मतलब होता है कि कितने लोग भारत में हैं, उनकी आर्थिक परिदृश्य क्या है, और उसी अनुसार क्या करता है भारत सरकार, क्या करती है, योजना का निर्माण करती है, ठीक है। जैसे पूछता है ना जनगणना में आकर कि आपके घर में साइकिल है या नहीं, चापाकल है कि नहीं, लाइन लगा हुआ है कि नहीं, कितना बेटा है, कौन बेटा कितना पढ़ा हुआ है। तो गांव का लोग क्या करेगा, बेटा पढ़ा रहता है पीएचडी, कहता है नहीं हमारा बेटा तो मैट्रिक फेल है। उसको होता है कि अगर मैट्रिक फेल कर दिए तो कहीं 2 लाख रुपए मुआवजा दे देगा सरकार। कोई आदमी सही जानकारी शेयर करता है क्या, आपने कहा ना रियल वर्ल्ड की समस्या क्यों नहीं सॉल्व होती है, उस रियल वर्ल्ड की समस्या सॉल्व नहीं होती, उसकी सबसे जो इस भारत को विकास में सबसे जो बड़े बाधक है वो इसकी आम जनता है। ये सबसे बड़ा चोर, मक्कार, धोखेबाज है, ये भारत से साथ धोखा करता है। बताओ कैसे, जनगणना होता है तो पढ़ा लिखा रहता है, उसका बेटा कितना पीएचडी का रहता है, क्या कहता है मैट्रिक फेल है, घर है कि नहीं, नहीं तब मेरा पड़ोसी का घर है, मेरा घर है नहीं है। तो आप अगर किसी के साथ झूठ बोलेंगे तो आपका फायदा उठाएगा कि नहीं उठाएगा। तो वो भी नेता भी जानता है कि जनता ही झूठा है, तो हम झूठ बोल दिए तो क्या हो गया। कोई सही जानकारी शेयर करता है क्या अपना, नहीं, कोई नहीं शेयर करता है कि नहीं। तो जब जनगणना ही आप ढंग से नहीं बताएंगे तो योजना ही ढंग से नहीं बनेगी भारत सरकार की। और भारत सरकार की जब योजना, इसीलिए सोचिए 75 साल हो गए अभी तक सिर्फ भारत इसी में जूझ रहा है कि हर घर तक पानी पहुंचाना है। सोचिए 75 साल से 2024 में लक्ष्य रखा गया था, क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में हर घर नल का जल पहुंचाने की योजना की अंतिम डेडलाइन कब थी, 2024 नहीं 2019 में वहां से बोले थे मोदी जी कि 5 साल के अंदर 2024 तक क्या करेंगे, हर घर में स्वच्छ नल का जल पहुंचाया जाएगा। ठीक है, पहुंचाया नहीं पहुंचाया,
पहुंच गया है तो ठीक है, अभी कम चल रहा है, मतलब सड़क तक आ गया, घर तक नहीं आया, नहीं ठीक है। तो रियल वर्ल्ड की समस्या नहीं होती, इसलिए नहीं खत्म होती। जनता को कम बड़ा मत समझिए, सबसे बड़ा धोखेबाजी यही है। आप पढ़ने आ रहे हैं ना, कितने लोग होंगे समाज मोटिवेट करेंगे पता है? 3 चीज जरूर लोग बोलेगा। आप किसी को कह दो कि हम नेट की तैयारी कर रहे हैं, पहला कहेगा धू, ये एग्जाम कौन एग्जाम होता है, वैकेंसी नहीं आता है। नहीं, पहले वैकेंसी नहीं आता है, फिर आप मोटिवेट नहीं होगा, तुमसे निकलेगा ही नहीं। इन्हीं कहेगा हाँ रिसर्च कर रहे तुम, जाओ बहुत बढ़िया पढ़ो जाकर। जितने भी बड़े विद्वान आज हुए हैं, जितने भी किताबें आप पढ़ रहे हैं, किनके द्वारा लिखी गई हैं? प्रोफेसर के द्वारा लिखी गई हैं। अब सोचिए, कोई समाज प्रोफेसर बनने ही नहीं देना चाहता है, तो कल उसके पास किताबें होंगी पढ़ने के लिए? ये समाज नहीं सोच रहा है। समाज किस पर सोच रहा है? मेरा बेटा गेम खेल रहा है ना मोबाइल पर लेकर के, खूब दे रहा है मोबाइल ले खूब मोबाइल खरीद। कितने युवा के हाथ में किताब देखते खरीदते हुए, और कितने माँ बाप जाते हैं किताब खरीदने के लिए? जाते हैं क्या? नहीं जाते हैं ना। क्यों? मोबाइल जरूरी है। देखिए, मोबाइल तुरंत खरीदेंगे, किताब नहीं खरीद के देते हैं। मोबाइल मत खरीद के दीजिए, किताब खरीद के दीजिए। सही बात। अगर मान लीजिए अभी हम लोग नहीं, अगर मान लीजिए हम, अगर हमारी जो जनरेशन है अगर कुछ नहीं अच्छी कर पाएंगी, तो हम क्या करेंगे? वही घिसी पिटी किताब पढ़ते रहेंगे जो उस टाइम लिखी हुई थी। लिखी हुई थी ना। दरभंगा में कितने लोग ऐसे हैं जो नए कोई किताब लिखे हों, कहीं पता करिए तो, पूछिएगा किसी से, जो अपने ही विषय में कोई नई किताबें लिखी गई हो, संगीत में कोई नई किताब आए हो। वो एक जमाने से चल रहा है, वो जो उस जनरेशन में, वही कोई यंग जनरेशन था, क्योंकि समाज उसको पहुंचने नहीं देना चाहता है। समाज को ये सोचना चाहिए कि देखो कोई अच्छा प्रयास कर रहा है तो हमें हेल्प करनी चाहिए लोगों की। अच्छा तू ठीक है, तुम पढ़ो, कुछ अच्छा करोगे, रिसर्च करोगे, तो कुछ नया चीज लिखोगे, तो आगे वाले जनरेशन को क्या करने, पढ़ने को वो चीज मिलेगा कि हाँ उस समय ये घटना घटित हुई थी, ऐसे उन्होंने लिखा था। तो रियल वर्ल्ड की समस्या की जो सबसे जड़ है, ये जनता है। ठीक है, इसीलिए भारत के विकास को जनता ने रोक रखा है। कोई जो कहता है कि नेता खराब है, हम कहते मारते उसको पेट का, तू ठीक है रे, पहले उसको पूछिए कि आपने इंदिरा आवास कितना बार लिया है? एक आदमी 3-3 बार इंदिरा आवास लिया, सोचिए। तो भारत का रिसोर्स वेस्ट जा रहा है ना। और मान लीजिए कि जिसको जरूरत है उसको नहीं मिला, जिसके पास है वो 3-3 बार मिला है, तो ये कौन सोचेगा? इजराइल क्यों पावरफुल है पता है? अभी इजराइल हमास पे हमला किया ना, सुने थे ना, इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है। इजराइल के जितने भी नागरिक थे, चाहे वो वर्ल्ड के किसी भी कोने में हो, सब उस देश को छोड़ करके चले गए अपने देश। कि हमारी देश पे अभी आपदा है तो हम सब अपने देश जाएंगे। हमारे देश पे आपदा आएगी तो हम लोग क्या करेंगे? भागेंगे, दूसरे देश जाएंगे। क्यों? अपने देश में नहीं, दूसरे देश जाएंगे। भाई हम कम से कम सुरक्षित बाहर निकल जाए, जिसको जो होना होगा होगा। तो हम कैसे ग्रोथ करेंगे? और देश तो छोड़ दीजिए, समाज परिवार में होता है, कोई भाई प्रॉब्लम फंस जाता है और एक भाई मान लीजिए अच्छे जगह जॉब कर रहा है, वो भी भाग जाता है। हमारी समस्या थोड़ी उसकी समस्या है। तो देश तो बहुत दूर की बात है, घर की बात कर रहे हैं, होती है ना। तो उस घर का कभी ग्रोथ हो सकता है क्या? नहीं। अगर उसी समय में मान लीजिए वो पछड़ रहा है, उस टाइम अगर हेल्प कर देंगे तो आपके लिए अगली बार जान देने के लिए तैयार हो जाएगा। उस परिवार की ग्रोथ होगी कि नहीं होगी? ग्रोथ होगी। ठीक है, रिसर्चर की तरह सोचिए, आरोही प्रिया। ठीक है, इसी में जो टाइम डायमेंशन होता है लॉन्गिट्यूडनल में अलग अलग होती है। जैसे टाइम सीरीज होता है, कौन सी स्टडी होती है? टाइम सीरीज स्टडी होती है। बोला कि एक अध्ययन जिसमें कई समयावधि में लोगों के समूह या अन्य इकाइयों पर एक ही प्रकार की जानकारी एकत्र की जाती है। मतलब एक समूह के बारे में अलग अलग समय पर एक ही जानकारी ले रहे हैं। मतलब 1 साल बाद पूछे कि भाई देखो तो दरभंगा में जो लोग है वो कितना कमाई कर रहा है, 100 रुपए पर डे कमा रहा है, 200 कमा रहा है। फिर 1 साल बाद कर रहे हैं, फिर 1 साल बाद कर रहे हैं। इसको कहते हैं टाइम सीरीज स्टडी कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइम सीरीज स्टडी। अलग एक ही, मतलब समय बदल रहा है, लोग वही हैं और डेटा भी वही। अगली होती है पैनल स्टडी। पैनल स्टडी का मतलब होता है जब एक व्यक्ति नहीं, व्यक्तियों के समूह के द्वारा किसी समस्या पर अध्ययन किया जाए। जैसे किसी वस्तुओं का कीमत बढ़ रहा है, वस्तु का कीमत बढ़ रहा है, क्यों पता है? क्यों बढ़ रहा है वस्तु की कीमत? वस्तु की कीमत क्यों बढ़ रही है? कोई 1 साल पहले ड्रेस खरीदे थे, डिमांड ज्यादा है, डिमांड ज्यादा रहेगा तो प्राइस बढ़ जाएगा। मुद्रा की कीमत कम हो गई है, जो हमारी मुद्रा है उसकी कीमत कम हो गई।
तो जिस दिन मुद्रा की कीमत कम हो जाती है तो वस्तु का दाम अपने आप बढ़ जाता है। ठीक है, अब मुद्रा की कीमत बढ़ कैसे जाती है? तो जितना मुद्रा लोगों के पास ज्यादा होता जाता है उसकी कीमत घटती चली जाती है। मुद्रा के पास गलत चीज है, कोई चीज ज्यादा होता है तो बढ़ना चाहिए ना, मुद्रा के साथ, मनी के साथ ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए अभी आपके पास 1000 रुपए है, कल 10,000 हो जाए तो आपके लिए उस मनी की वैल्यू कम हो जाएगी, आप ही के लिए कम हो जाएगी। अभी आप 1000 हैं तो आप 1000 में सारा काम कर रहे हैं ना, जिस दिन 10,000 हो जाएंगे तो क्या करेंगे? अपने काम 9,000 में करेंगे, मतलब सोचेंगे नहीं खर्च करने से पहले। क्यों? क्योंकि आपके नजर में उस मनी की वैल्यू कम हो गई है। और यही पूरे समाज के साथ है, देश के साथ है, राज्य के साथ है। इसीलिए वस्तु की कीमत क्या हो गई है? बढ़ गई है। रसगुल्ला आप कितने रुपए देता है? 15 रुपए छोटा वाला, बड़ा वाला 20 रुपए। नहीं, सही बोल रहे हैं, बिल्कुल 20-25 रुपए। इवन अगर रस मलाई है तो कितने रुपए? 50 रुपए, 55 रुपए। खा के आए हो क्या बीच में खा के आए हैं क्या? हमेशा खाते हैं, सो दिख रहा है हमको। सारा रस मलाई ही बड़ा हुआ है। जिस दिन ब्लेड मारेंगे तो खून कम गिरेगा, रस ज्यादा गिरेगा। हम लोग रस लगा के, अच्छा तो अपना भी उसमें सेट कर लेते हैं वो, नहीं? अच्छा, तो क्योंकि देखिए सबके पास पैसा है ना, और सबके पास जब पैसा है तो क्या हो जाएगा? वस्तु कीमत बढ़ जाएंगी। क्यों? क्योंकि मनी की कीमत क्या हो गई है? घट गई। डिमांड से कुछ नहीं होता, ठीक है? क्योंकि एक बार मान लीजिए किसी चीज को आपने 1000 में बेच दिया, तो उसको लगता है कि नहीं, इसको 1000 में बेचा जा सकता है। क्या किया जा सकता है? 1000 में बेचा जा सकता है।